ठीक है, पहले मैं आपको एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी का जो क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, बाद में कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी का जो क्वेश्चन बता दूँ, ठीक है। एंड इसके ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। हर अटेम्प्ट में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है आपको 8 मार्क का दिख जाएगा, ठीक है। अगर जेनेरिक स्वैप का पूछ लिया तो फिर नहीं पूछेगा ये चीज, बट अगर जेनेरिक स्वैप का नहीं आता है, ठीक है, तो उसके इसमें क्या होगा, 100% इसी के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 8 मार्क के, ठीक है। एंड 99% चांसेस है कि आपको क्या होगा, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। ओके, ठीक है। एक बार देखो फटाफट से जो है मैं आपको एक बार क्या करूँ, एक क्वेश्चन लेके एग्जांपल लेके एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी जो है पूरा समझा दूंगा, ठीक है। ओके, ये टेबल जो है इसको फटाफट से सभी जन ऑब्जर्व करो और समझो क्या दिया यहाँ पे, ठीक है। दो कंपनी से देखो, एक है ए लिमिटेड और एक है बी लिमिटेड, ठीक है। ये दोनों ही कंपनीज को क्या करना है, फंड्स बोरो करना है। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों ही कंपनी को क्या करना है, फंड्स बोरो करना है, ठीक है। तो अगर वो फिक्स्ड मार्केट से बोरो करती है ए लिमिटेड, तो इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, 8%। और वही अगर ए लिमिटेड जो है फ्लोटिंग मार्केट से बोरो करती है, तो इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, L+2%। एल मतलब क्या, लीवर, ठीक है। बात समझ में आ गई। यहाँ पे देखो एक आखिरी वाला कॉलम जो किसका है, डिजायर का है, ठीक है। मतलब ए लिमिटेड क्या चाह रही है, ए लिमिटेड चाह रही है कि वो फंड्स जो है किस पे बोरो करना चाहिए, फ्लोटिंग रेट से बोरो करना चाहिए, ऐसा ए लिमिटेड का इच्छा, ओके, ठीक है। वैसे देखो अब क्या है, बी लिमिटेड अगर फिक्स्ड मार्केट से जो है फंड बोरो करती है तो इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, 10%। वही अगर बी लिमिटेड जो है फ्लोटिंग मार्केट से जो है फंड्स बोरो करती है तो रेट क्या रहेगा, L+1%। एल मतलब वही लीवर ही है, ठीक है। एंड यहाँ पे बी लिमिटेड का जो डिजायर है, बी लिमिटेड क्या चाह रही है कि उसने जो फंड्स जो किधर से बोरो करना चाहिए, फिक्स्ड मार्केट से जो बोरो करना चाहिए, ठीक है, फिक्स्ड रेट से बोरो करना चाहिए। बात समझ में आ गई, ठीक है। इतना आपको डेटा दिया, ठीक है। अब वो आगे आपको देखो क्या बोलेगा, स्वैप अरेंजमेंट जो इसके बारे में आपको डिटेल दे देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों क्या होगा, स्वैप अरेंजमेंट में एंटर करेगी, जिससे दोनों ही फर्म्स जो है ए लिमिटेड और बी लिमिटेड अपनी अपनी डिजायर्स को अचीव कर पाए, फुलफिल कर पाए, बट कैसे, लोअर कॉस्ट को, ठीक है। बात समझ, मतलब ए लिमिटेड जो है क्या करेगी, फ्लोटिंग रेट पे फंड्स बोरो करेगी, बट कैसे, L+2% पे नहीं, उससे कम पे आएगा, ठीक है। उसका जो इफेक्टिव कॉस्ट क्या होगा, L+2% से कम आ जाएगा, ठीक है। स्वैप अरेंजमेंट ऐसे एंटर करेंगे जिससे क्या होगा, ए लिमिटेड जो फंड्स बोरो करेगी वो क्या होगा, उसका फ्लोटिंग रेट पे ही आएगा, बट क्या होगा, उसकी कॉस्ट जो L+2% नहीं रहेगी, क्या रहेगी, उससे कम रहेगी। वैसे बी लिमिटेड जो फंड्स बोरो करेगी वो क्या करेगी, फिक्स्ड रेट पे बोरो करेगी, ठीक है। बट क्या होगा, जो इफेक्टिव कॉस्ट उसको लगेगा 10% का नहीं रहेगा, क्या रहेगा, उससे कम रहेगा। बात समझ में आ रही, ठीक है। तो स्वैप अरेंजमेंट की जो टर्म्स वगैरह वो आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, क्लियर, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक तो समझो चीज को कि फिक्स्ड मार्केट से अगर फंड बोरो करते हैं, ठीक है, फिक्स्ड मार्केट से अगर फंड बोरो करते हैं तो किसके पास यहाँ पे एब्सोल्यूट एडवांटेज है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कहाँ पे कम दिख रहा है, फिक्स्ड मार्केट में जो है इंटरेस्ट रेट कहाँ पे कम दिख रहा है, ए लिमिटेड केस में कम दिख रहा है कि बी लिमिटेड केस में कम दिख रहा है। क्लियरली यहाँ पे आपको क्या ऑब्जर्व करके पता चल रहा है कि ए लिमिटेड के केस में क्या है, कम है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अगर फिक्स्ड मार्केट से जो है फंड्स बोरो करते हैं इसको एब्सोल्यूट एडवांटेज रहेगा, ए लिमिटेड को जो एब्सोल्यूट एडवांटेज रहेगा, ठीक है। वही अगर फ्लोटिंग मार्केट से जो है फंड्स बोरो करते हैं तो कहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम है, बी लिमिटेड के केस में क्या इंटरेस्ट रेट कम, ठीक है। तो अगर फ्लोटिंग मार्केट से फंड्स बोरो करते हैं तो बी लिमिटेड को क्या रहेगा, एब्सोल्यूट एडवांटेज रहेगा, ठीक है। ये टेबल देख के ये चीज तो हमें समझ में आ गई, ये चीज आपको लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन में लिख के नहीं आती, ये चीज आपको आपके सोल्यूशन में लिखना रहेगा, ठीक है। कि इट इज क्लियरली एविडेंट फ्रॉम द टेबल दैट A limited has an absolute advantage in fixed market while B limited has an absolute advantage in floating market। बात समझ में आ गई, ये चीज आपको पहले लिखनी रहेगी, ओके। अब आप क्या करोगे, ठीक है, अब आप क्या करोगे, ए लिमिटेड जो है वो क्या करेगा, फिक्स्ड रेट पे क्या करेगा, फंड्स बोरो कर लेगा, क्योंकि इसके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज ना, फिक्स्ड मार्केट में एब्सोल्यूट एडवांटेज जो है ए लिमिटेड के पास है, तो क्या कर रहा है, फंड्स जो है वो क्या रेट पे बोरो कर रहा है, फिक्स्ड रेट पे बोरो कर रहा है, ठीक है। एंड बी लिमिटेड के पास जो एब्सोल्यूट एडवांटेज कौन से मार्केट में, फ्लोटिंग मार्केट में, तो जो फंड्स है किस रेट पे बोरो करेगी, फ्लोटिंग रेट पे बोरो कर लेगी। बात समझ में, ठीक है। इसका एकदम आसान सा तरीका क्या रहता है, ठीक है, जो भी कंपनी का डिजायर है, ठीक है, उसका उल्टा जो रहेगा उस पर वो क्या करेगी, बोरो करेगी। यहाँ पे ए लिमिटेड जो है उसको क्या करना था, फ्लोटिंग रेट पे फंड्स बोरो करना था ना, उसका क्या करिए, वो उल्टा कर रही है, क्या करिए, फिक्स्ड रेट पे क्या करिए, फंड्स बोरो करे। वैसे बी लिमिटेड को क्या था, फिक्स्ड रेट पे फंड्स बोरो करना था, उसका उल्टा कर रही है, क्या करिए, फ्लोटिंग रेट पे बोरो करे, ठीक है। ये शॉर्टकट है ध्यान रखने के लिए, वैसे क्लियर, ठीक है। इसके बाद देखना क्या होगा, अब जो है ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों क्या होगा, स्वैप अरेंजमेंट में एंटर करें, ठीक है। अब वो स्वैप अरेंजमेंट की जो टर्म्स है देखो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के बताया, ठीक है। यहाँ तक देखो हमने पूरा समझ लिया, इट इज क्लियरली एविडेंट फ्रॉम द अबाउट टेबल दैट ए लिमिटेड हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन फिक्स्ड मार्केट, ठीक है, क्लियरली दिख रहा था, ये 8% क्या है, 10% से कम। एंड वैसे ही फ्लोटिंग मार्केट में जो बी लिमिटेड के पास जो एब्सोल्यूट एडवांटेज है, L+1% क्या रहेगा, L+2% से कम रहेगा, ठीक है। व्हाइल बी लिमिटेड हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन फ्लोटिंग मार्केट। इसके लिए क्या हो रहा है, ए लिमिटेड जो फंड्स बोरो कर ले रही है फिक्स्ड रेट पे, एंड बी लिमिटेड जो फंड्स बोरो कर ले रही है फ्लोटिंग रेट पे, ठीक है। देखो वही लिखा है, ए लिमिटेड शुड बोरो एट द रेट ऑफ 8% एंड बी लिमिटेड शुड बोरो एट द रेट ऑफ L+1%, ठीक है, L+1%। एंड साथ ही में क्या हो रहा है, साथ ही में क्या हो रहा है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों क्या कर रहे हैं, स्वैप अरेंजमेंट में एंटर कर ले रहे हैं, एंड बोथ द पार्टीज शुड एंटर इनटू अ स्वैप इन ऑर्डर टू गेट फंड्स एज पर डिजायर बट एट अ लोअर कॉस्ट, ठीक है।
बात समझ। तो स्वैप अरेंजमेंट में एंटर कर रहे दोनों पार्टीज, जिससे उनको जैसा चाहिए था, ठीक है, वो चीज उसको अचीव तो कर पाए, बट कैसे, लोअर कॉस्ट पे, ठीक है। मतलब क्या होगा देखना, जो इफेक्टिव कॉस्ट निकल के आएगा ए लिमिटेड का, ठीक है, वो क्या होगा L+2% से कम आएगा, और जो इफेक्टिव कॉस्ट निकल के आएगा बी लिमिटेड का, वो क्या आएगा 10% से कम आएगा, ठीक है। दोनों पार्टीज को अगर फायदा होगा तभी तो क्या होगा, दोनों स्वैप अरेंजमेंट में एंटर करेगी। अगर सिर्फ एक ही पार्टी को फायदा होगा तो क्या होगा, स्वैप अरेंजमेंट पॉसिबल रहेगा कि उसके इसमें, ठीक है। ओके, अब देखो स्वैप अरेंजमेंट की टर्म्स क्या गिवन है। तो लेट सपोज इन स्वैप अरेंजमेंट ए लिमिटेड इज गेटिंग 9% फ्रॉम बी लिमिटेड एंड इज पेइंग L+1.4% टू बी लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ए लिमिटेड है उसको क्या हो रहा है, 9% जो बी लिमिटेड के पास से आ रहा है, ठीक है, एंड L+1.4% वो क्या कर रहा है, बी लिमिटेड को जो है पे कर रहा है। बात समझ आ गई। ए लिमिटेड को जो बी लिमिटेड के पास से कितना आ रहा है, 9% आ रहा है, और कितना पे कर रहा है वो बी लिमिटेड को, L+1.4% पे कर रहा है, ठीक है। इसको भी कैसे समझना रहता है, ठीक है। देखो ए लिमिटेड को जो है फंड्स तो किस पे बोरो करना था, फ्लोटिंग रेट पे बोरो करना था, बट उसने अभी क्या करा, फिक्स रेट पे जो है फंड्स बोरो कर लिए, तो उसका फालतू का जो 8% यहाँ पे अभी जा रहा है ना, उसके लिए उसने क्या करा, बी लिमिटेड के पास से क्या करा, फिक्स रेट पे इंटरेस्ट ले लिया, बट क्या रेट से लिया, 9% से लिया, ठीक है। उसका फालतू का 8% जा रहा था, बट स्वैप अरेंजमेंट में एंटर करने की वजह से अब उसको क्या हो रहा है, फिक्स रेट पे जो है 9% आ जा रहा है, ठीक है, एंड फ्लोटिंग में कितना जा रहा है उसका, L+1.4 जा रहा है, ठीक है। वैसे देखना बी लिमिटेड को जो है फंड्स किस पे बोरो करना था, फिक्स रेट पे बोरो करना था, बट उसने किस पे बोरो किया था, फ्लोटिंग रेट पे बोरो किया था, L+1%। उसका फालतू का जो L+1% जा रहा था, उसके मुकाबले उसको क्या हो रहा है, ए लिमिटेड के पास से, ए लिमिटेड के पास से कितना आ जा रहा है, L+1.4% आ जा रहा है, ठीक है, एंड उसको फिक्स्ड में जो है कितना देना पड़ रहा है, ए लिमिटेड को 9% देना पड़ रहा है, ठीक है। देखो कभी भी जब एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी या कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी का क्वेश्चन आता है तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है डायग्राम, ठीक है। आपको डायग्राम बनाते आना चाहिए। यहाँ पे हमें क्या क्या चीज समझ में आ रही है, ए लिमिटेड जो है वो क्या कर रही है, सबसे पहले 8% पे जो है क्या कर रही है, बोरो कर रही है। बाद में उसको क्या हो रहा है, जब वो स्वैप अरेंजमेंट में एंटर कर रही है बी लिमिटेड के साथ में, तो क्या हो रहा है, उसको बी लिमिटेड के पास से 9% आ रहे हैं, और वो ए लिमिटेड जो है बी लिमिटेड को कितना दे रही है, L+1.4% दे रही है, ठीक है। फिर बी लिमिटेड को देखो क्या हो रहा है, बी लिमिटेड ने जो है फंड्स किस पे बोरो किया था, फ्लोटिंग रेट पे बोरो कर लिया था L+1% पे, एंड स्वैप अरेंजमेंट में एंटर करने की वजह से क्या हो रहा था, उसको 9% जो है देना पड़ रहा था ए लिमिटेड को, और क्या होता है L+1.4% क्या हो रहा था, उसको आ रहा था ए लिमिटेड के पास, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसका कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्लियरली आपको डायग्राम में ये चीज दिख रही होगी, ए लिमिटेड का क्या हो रहा है, 8% जा रहा है, ठीक है। एरोज बराबर से देखो, ए लिमिटेड का जो है 8% जा रहा है, ठीक है। स्वैप अरेंजमेंट में जब एंटर कर रहा है ए लिमिटेड बी लिमिटेड के साथ में, तो उसको क्या हो रहा है, बी लिमिटेड के पास से जो है 9% आ रहा है, ठीक है, दिख गया 9% आ रहा है, एंड ए लिमिटेड को जो है बी लिमिटेड को जो कितना देना पड़ रहा है, कितना देना पड़ रहा है, L+1.4% देना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो बी लिमिटेड किससे, बी लिमिटेड ने जो फंड्स जो है बोरो किया था किस पे, L+1% पे, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, स्वैप अरेंजमेंट में जब एंटर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, बी लिमिटेड को जो है ए लिमिटेड के पास से कितना आ रहा है, L+1.4% आ रहा है, एंड बी लिमिटेड का जो है ए लिमिटेड को कितना देना पड़ रहा है, 9% देना पड़ रहा है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब हम इफेक्टिव कॉस्ट फाइंड करेंगे ए लिमिटेड का, ठीक है, जब हम इफेक्टिव कॉस्ट फाइंड करेंगे ए लिमिटेड का, क्या होगा, कितना कितना जा रहा है ए लिमिटेड के लिए, ठीक है, जो भी एरोज, ठीक है, उसके क्या है, बाहर जा रहे हैं, ठीक है, ए लिमिटेड से जो भी एरोज बाहर की तरफ जा रहे हैं, उन एरोस में जो भी फिगर्स उसका एडिशन करो, ठीक है। तो देखो एक एरो ये जा रहा है बाहर की तरफ, और एक एरो ये जा रहा है बाहर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिगर्स है उनका एडिशन करो, तो 8% जा रहा है और L+1.4% जा रहा है, ठीक है। और आ रहा क्या है, ठीक है, तो कौन से एरोज ऐसे जो ए लिमिटेड की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, एक यही वाला एरो है जो ए लिमिटेड की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 9% आ रहा है, ठीक है। तो नेट में क्या होगा, 8 प्लस L+1.4 माइनस 9, बात समझ में आ गई, क्या आ रहा है देखो, तो 8 प्लस L+1.4 माइनस 9, तो 8 प्लस 1.4 कितना होगा, 9.4, एंड 9.4 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 0.4, तो कितना आगे देखो L+0.4%, वही हुआ ना, 8 प्लस L+1.4 माइनस 9, क्लियर। ये कितना आ जाएगा, 8 प्लस 1.4 पहले कर लिया, कितना हो गया 9.4, 9.4 माइनस 9 करने पे कितना आ गया 0.4, और ये L वैसा की वैसा, कितना आ गया L+0.4%, ठीक है। अगर स्वैप अरेंजमेंट में ए लिमिटेड जो एंटर नहीं करती थी बी लिमिटेड के साथ में, तो उस केस में क्या होता था, ए लिमिटेड जो है, ठीक है, जो उसका डिजायर था, ठीक है, वैसे ही अगर वो क्या करती थी, फंड्स बोरो कर लेती थी, ठीक है, मतलब फ्लोटिंग रेट पे अगर डायरेक्टली फंड्स बोरो कर लेती थी, तो उस केस में उसको कितना पे करना पड़ता था, ठीक है, उस केस में उसको इंटरेस्ट रेट कितना लगता था, L+2% का इंटरेस्ट रेट लगता था, ठीक है। बट जब वो स्वैप अरेंजमेंट में एंटर कर रही है बी लिमिटेड के साथ में, तो उस केस में क्या हो रहा है, उस वजह से अब देखो उसको जो है क्या इंटरेस्ट रेट लग रहा है, एक सेकेंड, क्या इंटरेस्ट रेट लग रहा है, L+0.4%, पैसा बचा कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है पैसा बच जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, L+2% की जगह कितना लग रहा है, सिर्फ L+0.4% ही लग रहा है, ठीक है। तो कितने का फायदा हो रहा है, ए लिमिटेड को कितने का फायदा हो रहा है, तो आप क्या करोगे, L+2 जो था उसमें से क्या करोगे, L+0.4 जो है लेस कर दोगे, ठीक है। देखो L+2 में से क्या करा हमने, लेस कर दिया L+0.4, ठीक है। तो L और L तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 माइनस 0.4 करने में क्या होगा 1.6%, क्लियर, ठीक है। वैसे अभी हम देखो क्या करेंगे, बी लिमिटेड के लिए इफेक्टिव कॉस्ट जो है फाइंड करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से एरोज जो बी लिमिटेड के क्या हो रहा है, दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो एक तो एरो ये क्यों ये मिट रहा है बार बार, एक सेकंड,
ठीक है, एक तो एरो ये है जो बी लिमिटेड से दूर जा रहा है, ठीक है, और ये कितना है L+1% वाला, और एक एरो ये है जो क्या हो रहा है बी लिमिटेड से दूर जा रहा है, ठीक है, जिसमें कितना है 9%, ठीक है, एंड बी लिमिटेड के पास जो है कौन सा एरो आ रहा है, ये वाला, ठीक है, कौन सा L+1.4% वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इफेक्टिव कॉस्ट जो है बी लिमिटेड के लिए क्या रहेगा, L+1+9, ठीक है, माइनस L+1.4, ठीक है, तो L+1+9, ठीक है, माइनस L+1.4, देखो 1+9 कितना हो जाएगा 10, एंड 10 माइनस 1.4 कितना हो जाएगा 8.6, और L और L तो क्या हो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, क्या हो रहा है बेसिकली यहाँ पे कितना आ गया हमारा 8.6% आ रहा है, 10 माइनस 1.4 करने में कितना आ गया 8.6%, तो जो बी लिमिटेड का इफेक्टिव कॉस्ट है कितना आ रहा है 8.6% आ रहा है, ठीक है। बट अगर बी लिमिटेड जो है स्वैप अरेंजमेंट में एंटर नहीं करती थी ए लिमिटेड के साथ में, ठीक है, और जो उसका डिजायर था डायरेक्टली क्या करती थी, उस भी अगर क्या करती थी फंड्स बोरो कर लेती थी, ठीक है, तो बी लिमिटेड का बताना, बी लिमिटेड को जो कितना इंटरेस्ट रेट लगता था उस केस में, बी लिमिटेड को जो है फंड्स बोरो करना था फिक्स रेट पे, और उसके लिए कितना था ये 10% दिया, ठीक है, बट उसको कितना लग रहा है 8.6% ही लग रहा है, कितने का फायदा हो गया 1.4% का फायदा हो गया, 10 माइनस 8.6 यानी कितना 1.4% का फायदा। बात समझ में आ गई, क्लियर, बस यही था क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन था, ठीक है, समझ में आया कि नहीं सभी को, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको स्वैप अरेंजमेंट की जो टर्म्स थी वो क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है, कि ए लिमिटेड को जो क्या हो रहा है बी लिमिटेड के पास 9% आ रहा है, और ए लिमिटेड को जो बी लिमिटेड को जो L+1.4% देना पड़ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्वैप अरेंजमेंट की जो टर्म्स है वो आपको डायरेक्टली गिवन नहीं रहती, ठीक है, बट इनडायरेक्ट मैनर में दिया होता है, कैसे उसको भी अभी हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखो वही पिछला वाला जो क्वेश्चन है उसको हम क्या कर रहे हैं आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या दिया, टर्म्स ऑफ स्वैप जो आपको गिवन नहीं है, बट उसकी जगह आपको क्या गिवन है, इंस्टेड वी हैव टू डिजाइन स्वैप कंसिडरिंग दैट बोथ द पार्टीज गेट बेनिफिटेड एंड इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। अब देखो जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिजाइन कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, आपको जो स्वैप अरेंजमेंट की टर्म्स जो गिवन नहीं है, ठीक है, बल्कि वो क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि आप स्वैप डिजाइन करके बताओ जिससे दोनों ही पार्टीज को जो है फायदा हो, और किस रेशियो में फायदा हो 3:2 में फायदा हो। बात समझ में आ रही, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो फायदा किस रेशियो में हो रहा था, पहले वाले इसमें जो है फायदा किस रेशियो में हो रहा था 1.6% 1.4%, यानी कितना हो जाएगा 1.6:1.4, तो आप 16:14 लिख सकते हो, जो कि कितना आएगा 8:7, ठीक है। तो जो स्वैप अरेंजमेंट के टर्म्स गिवन थे, ठीक है, पिछले एग्जांपल में उसमें जो फायदा हो रहा था दोनों ही पार्टीज को, ठीक है, किस रेशियो में हो रहा था 8:7 में हो रहा था, बट अभी हमें स्वैप ऐसा डिजाइन करना है कि दोनों पार्टीज को फायदा तो हो, ठीक है, बट किस रेशियो में 3:2। बात समझ में आ गई, ठीक है। कैसे करेंगे, बहुत ज्यादा आसान, ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, सबसे पहले ये फाइंड कर लो कि अगर स्वैप अरेंजमेंट में एंटर करती है दोनों पार्टीज, तो उस केस में, ठीक है, इफेक्टिव कॉस्ट कितना आएगा, ठीक है, दोनों पार्टीज का पूरा मिला के इफेक्टिव कॉस्ट कितना आएगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ए लिमिटेड को जो है फंड्स बोरो करना था फ्लोटिंग रेट पे, एंड बी लिमिटेड को जो है फंड्स बोरो करना था फिक्स्ड रेट पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या देखा, ए लिमिटेड को एब्सोल्यूट एडवांटेज कौन से में फिक्स मार्केट में, एंड बी लिमिटेड को एब्सोल्यूट एडवांटेज किसमें फ्लोटिंग मार्केट में। तो ए लिमिटेड ने क्या करना चाहिए, फंड्स बोरो करना चाहिए फिक्स मार्केट से, एंड बी लिमिटेड ने जो है फंड्स बोरो करना चाहिए फ्लोटिंग मार्केट से, ठीक है, और बाद में क्या करना है स्वैप अरेंजमेंट में एंटर करना चाहिए, ठीक है। तो अगर स्वैप अरेंजमेंट में एंटर करते हैं तो उसके इसमें इफेक्टिव कॉस्ट कितना आएगा दोनों पार्टीज का मिला के, क्या आएगा देखना, ध्यान से देखना एकदम, क्या आएगा 8% प्लस L+1%, ठीक है, 8% प्लस L+1%, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मार्केट में एब्सोल्यूट एडवांटेज आ रहा है वहां पे हम क्या कर रहे हैं, बुलेट पॉइंट लगा दे रहे हैं, ठीक है, डॉटेड पॉइंट लगा दे रहे हैं ग्रीन कलर से, ठीक है। उसका हमने क्या करा, एडिशन कर लिया, कितना आ रहा है देखो, ये 8 प्लस L+1 कितना हो जाएगा L+9%, ठीक है, देखो उसको हमने लिख दिया, इफेक्टिव कॉस्ट विद स्वैप कितना आ गया L+9%, ठीक है। बट अगर स्वैप अरेंजमेंट में एंटर नहीं करती दोनों पार्टीज, और क्या कर रही है, उनका जो डिजायर था उसके हिसाब से डायरेक्टली क्या कर रही है, फंड्स बोरो कर रही है। ए लिमिटेड क्या कर रही है, फंड्स बोरो कर रही है L+2% पे, और बी लिमिटेड जो फंड्स बोरो कर रही है 10%। अब उस केस में पूरा मिला के इफेक्टिव कॉस्ट क्या आएगा दोनों पार्टीज का मिला के, तो L+2 + 10 कितना हो जाएगा L+12%, कितना आएगा L+2 + 10 यानी कितना L+12% दिख रहा है, ठीक है। बात समझ। तो अगर स्वैप अरेंजमेंट में एंटर कर लेते दोनों पार्टीज, तो उससे बताओ उनको फायदा कितना होगा, दोनों पार्टीज को पूरा मिला के फायदा कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, L+12 माइनस L+9, ठीक है, कितना आ जाएगा, L और L कैंसिल आउट, 12 - 9 कितना हो गया 3, कितना आ रहा है 3%, ठीक है। तो पूरा मिला के दोनों पार्टीज को जो फायदा हो रहा है कितना हो रहा है 3% का हो रहा है, ठीक है। उसमें ए का शेयर कितना रहेगा, ए लिमिटेड का शेयर कितना रहेगा, आपको फायदा जो 3:2 में बांटना था ना, ठीक है, तो ए का शेयर कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय, सॉरी 3:2 में बांटना था ना, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, ठीक है। जो पूरा मिला के 3% का बेनिफिट आया है, गेन आया है, उसको क्या करना है दोनों पार्टीज में बांट देना है, किस रेशियो में 3:2 में, ठीक है। तो जो ए लिमिटेड का शेयर आएगा गेन में वो कितना आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, यानी कितना होगा देखो 9 डिवाइड बाय 5 यानी कितना 1.8%। बात समझ में आ गई, ठीक है। एंड बी लिमिटेड का जो शेयर आएगा गेन में वो कितना रहेगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 यानी कितना आ रहा है 1.2%। बात समझ में आ गई, ठीक है। देखो ये भी हमने यहाँ पे बता दिया, क्लियर, ठीक है। तो अब देखो ए लिमिटेड का
ए लिमिटेड का इफेक्टिव कॉस्ट कितना आएगा, ठीक है, वो हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ ए लिमिटेड जो हम क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा उसको, अगर वो स्वैप में एंटर नहीं करता था, ए लिमिटेड जो है अगर बी लिमिटेड के साथ में स्वैप में एंटर नहीं करता था, ठीक है, तो उस केस में ठीक है, वो डायरेक्टली क्या करता था, फंड्स बोरो करता था फ्लोटिंग मार्केट से, क्या रेट पे, L+2%। बट अब क्या हो रहा है उसमें, उसका 1.8% क्या होगा, बच जाएगा। तो उसको अब इफेक्टिव कॉस्ट कितना लगेगा, L+2 माइनस 1.8 यानी कितना आ जाएगा, L+0.2%। देख लो, L+2 माइनस 0.8 यानी कितना आ गया, L+0.2%, ठीक है। वैसे ही बी लिमिटेड का इफेक्टिव कॉस्ट कितना आएगा, अगर बी लिमिटेड जो डायरेक्टली फंड्स बोरो कर लेता था किससे, फिक्स्ड मार्केट से, तो उस केस में जो है उसको कितना इंटरेस्ट रेट लगता था, 10% का, ठीक है। बट जब वो स्वैप अरेंजमेंट में एंटर कर रहा है तो उसको कितना फायदा हो रहा है, ठीक है, 1.2% का फायदा हो रहा है। उसका इफेक्टिव कॉस्ट कितना आएगा, 10 माइनस 1.2 जो कि कितना हो जाएगा, 8.8%। 10 माइनस 1.2 कितना हो गया, 8.8। क्लियर, ठीक है, ओके। डायग्राम बना के बताना है, बना के एकदम इजीली आप बता सकते हो, कैसे देखना, मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ आपको। देखो ये हो गया ए लिमिटेड, ये हो गया बी लिमिटेड, ठीक है। सबसे पहले तो हम यही करेंगे, ठीक है, कि जो भी मार्केट में, ठीक है, उस कंपनी को एब्सोल्यूट एडवांटेज है, वो क्या कर रही है, वहां से फंड्स बोरो करे। ए लिमिटेड को जो एब्सोल्यूट एडवांटेज था, कहां से, फिक्स्ड मार्केट से, उसने क्या करा, 8% पे जो है फंड्स बोरो कर लिया, ठीक है। बी लिमिटेड को जो एब्सोल्यूट एडवांटेज था, कहां पे, फ्लोटिंग मार्केट में, उसने क्या करा, L+1% पे क्या करा, फंड्स बोरो कर, ठीक है। अब क्या हो रहा है, स्वैप अरेंजमेंट में एंटर कर रही है दोनों पार्टीज, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब हम स्वैप डिजाइन करेंगे कैसे करना, ए लिमिटेड को तो क्या करना था, ए लिमिटेड को तो यहाँ पे क्या करना था, फंड्स बोरो करना था फ्लोटिंग रेट, ठीक है। बट उसने यहाँ पे क्या करा, उसको फिक्स रेट पे बोरो कर लिया। उसका जो फालतू का 8% जा रहा है वो क्या होगा, उसको बी लिमिटेड के पास से मिल जाएगा। हम ऐसा मान रहे हैं क्या हो रहा है, ए लिमिटेड को जो है जो उसका फालतू का 8% जा रहा है, क्या हो रहा है, बी लिमिटेड के पास से मिल जा रहा है, ठीक है। एंड ए लिमिटेड जब स्वैप में क्या कर रही है, एंटर कर रही है बी लिमिटेड के साथ में, तो उस केस में जो इफेक्टिव कॉस्ट आया ए लिमिटेड का वो कितना आया, L+0.2% है। इसका मतलब क्या है, ए को जो है बी को कितना देना पड़ेगा, L+0.2% देना पड़ेगा, हाँ कि ना, ठीक है। तो देखो इफेक्टिव कॉस्ट L+0.2% ही आएगी, 8% जा रहा था ए लिमिटेड का, उसको क्या हो रहा है, 8% आ गया, कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, ठीक है। और क्या हो रहा है, L+0.2% ही अब सिर्फ क्या हो रहा है, ए लिमिटेड का बी लिमिटेड के पास जा रहा है। इफेक्टिव कॉस्ट कितना आ गया, ए लिमिटेड का L+0.2% आ रहा है, ठीक है। जब आप बी लिमिटेड का इफेक्टिव कॉस्ट फाइंड करोगे एक्जैक्टली वो आपका 8.8% आएगा। कैसे, बी लिमिटेड के पास देखो क्या क्या चीज जा रही है, एक तो L+1% जा रहा है और एक क्या हो रहा है, 8% जा रहा है, ठीक है। एंड क्या आ रहा है, L+0.2% आ रहा है। तो जब आप इफेक्टिव कॉस्ट फाइंड करोगे तो क्या होगा, L+1 + 8 माइनस L+0.2, ठीक है। L+1 + 8 कितना हो जाएगा, L+9 एंड L+9 में से आप क्या करो, सबट्रैक्ट कर दो L+0.2, L और L कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 माइनस 0.2 कितना होगा, 8.8%। बात समझ में आ गई, ठीक है। मैंने ऑलरेडी डायग्राम नीचे बना रखा, क्लियर हो गया ये चीज सभी को, ठीक है। तो ए लिमिटेड ने क्या करा था, उसको फिक्स मार्केट में एब्सोल्यूट एडवांटेज था, उसने क्या करा, 8% में फंड्स बोरो कर लिया था, ठीक है। बट बाद में क्या होगा, ए लिमिटेड जब स्वैप अरेंजमेंट में एंटर करेगा बी लिमिटेड के साथ में, तो क्या करेगा, जितना उसका फालतू का जो 8% जा रहा था वो क्या करेगा, चाहेगा कि जितना उसको क्या बी लिमिटेड के पास से आ जाए, ठीक है। तो 8% उसको आ गया। एंड इफेक्टिव कॉस्ट कितना आना चाहिए, ए लिमिटेड का स्वैप के साथ में L+0.2% आना चाहिए। यहाँ पे ए लिमिटेड जो है बी लिमिटेड को कितना पे करेगा, L+0.2% पे कर देगा, ठीक है। वैसे जब आप बी लिमिटेड के लिए क्या करोगे, इफेक्टिव कॉस्ट फाइंड करोगे तो क्या होगा, अपने आप ही क्या होगा, पूरा 8.8% आ जाएगा, ठीक है। एंड यही एक सिर्फ तरीका नहीं है, ठीक है, स्वैप डिजाइन करने का। यहाँ पे आप और भी अलग अलग तरीके से स्वैप डिजाइन कर सकते हो, जिससे आपका इफेक्टिव कॉस्ट ए लिमिटेड का L+0.2% है एंड बी लिमिटेड का इफेक्टिव कॉस्ट 8.8% है, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया जो कि क्या बहुत ही आसान है। आप क्या करोगे, ए लिमिटेड का जितना फालतू का जा रहा था उतना ही आप क्या करोगे, बी लिमिटेड के पास से मंगा लोगे, और जितना ए लिमिटेड का इफेक्टिव कॉस्ट आया था उतना क्या करेगा, ए लिमिटेड जो बी लिमिटेड को पे कर देगा, ठीक है। तो बराबर से जो है दोनों की ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की इफेक्टिव कॉस्ट जितनी जितनी आनी चाहिए उतनी आ जाएगी। ओके, क्लियर, समझ में आ गया सभी को, ओके, ठीक है। अभी देखो मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, कौन से इसका, कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी का, ठीक है। कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी का बहुत आसान चीज है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आप बराबर से पूरा समझ लोगे, ठीक है, तो आपका वैसे क्या होगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका इजीली डील कर पाओ, ओके। तो यहाँ पे भी देखो डेटा आपको कुछ पिछले क्वेश्चन में जैसा था उस टाइप में ही दिया है, ठीक है। एक टेबल दिया है आपको पूरा कि ए लिमिटेड जो कंपनी है, ठीक है, कि अगर वो फिक्स रेट पे अगर फंड्स बोरो करती है क्या रहेगा, 8%, और वो अगर फ्लोटिंग रेट पे फंड्स बोरो करती है तो कितना रहेगा, L+2%, ठीक है। बट ए लिमिटेड का डिजायर क्या है कि उसने फंड्स बोरो करना चाहिए फ्लोटिंग रेट, ठीक है। अब आगे देखो, बी लिमिटेड अगर फिक्स रेट पे फंड्स बोरो करती है, ठीक है, क्या रेट लगेगा, 10%, एंड बी लिमिटेड अगर वही फ्लोटिंग रेट पे फंड्स बोरो करती है तो क्या रेट लगेगा, L+3%, ठीक है। बट बी लिमिटेड का क्या डिजायर है कि उसने फंड्स बोरो करना चाहिए, क्या इस पे फिक्स रेट, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप देखो, जब ऑब्जर्व करोगे तो क्या हो रहा है, जो फिक्स्ड मार्केट है उसमें बताना कौन सी कंपनी को एडवांटेज है, ठीक है। फिक्स्ड मार्केट में जो है कौन सी कंपनी को एडवांटेज है, ठीक है। आप पे इंटरेस्ट रेट कम दिख रहा है, ए लिमिटेड के इसमें इंटरेस्ट रेट कम दिख रहा है, ठीक है। तो फिक्स्ड वाले मार्केट में ए लिमिटेड को क्या एब्सोल्यूट एडवांटेज, ठीक है। फ्लोटिंग मार्केट में देखो किसको एडवांटेज है, यहाँ पे अगर आप जब ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, फ्लोटिंग मार्केट में भी
इसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है, ए लिमिटेड को एब्सोल्यूट एडवांटेज है, क्योंकि L+2% क्या है, कम है L+3% से, ठीक है। यहाँ पे फिक्स्ड मार्केट एज वेल एज फ्लोटिंग मार्केट, दोनों ही मार्केट में क्या हो रहा है, ए लिमिटेड को क्या एब्सोल्यूट एडवांटेज है, ठीक है। बट अब यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे, ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ एडवांटेज है, ठीक है, कौन से मार्केट में ज्यादा है, मतलब यहाँ पे जब डिफरेंस फाइंड करोगे इंटरेस्ट रेट के बीच का, ठीक है, तो किधर ज्यादा आ रहा है, फिक्स्ड मार्केट में कितना डिफरेंस आ रहा है, 2% का आ रहा है, एंड फ्लोटिंग मार्केट में डिफरेंस फाइंड कर रहे हो तो कितना आ रहा है, 1% का आ रहा है, ठीक है। तो एडवांटेज जो है कौन सी मार्केट में ज्यादा है, ए लिमिटेड के पास में, फिक्स्ड मार्केट में एडवांटेज क्या उसके पास ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्लोटिंग मार्केट, ठीक है। फिक्स्ड एडवांटेज में क्या है, एडवांटेज उसके पास ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्लोटिंग मार्केट। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ए लिमिटेड हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ द मार्केट्स, ठीक है, फिक्स्ड एज वेल एज फ्लोटिंग मार्केट, बट the amount of advantage in fixed market is more as compared to floating market, so it can be said that A limited has a comparative advantage in fixed market। A limited के पास क्या हो रहा है, यहाँ पे comparative advantage आ रहा है, किसमें, fixed market। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम क्या करेंगे, अब डॉट लगा देंगे एक 8% और एक क्या करेंगे L+3%। बात समझ में आ गई। अब वही पूरा प्रोसेस आगे का सेम रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ए लिमिटेड जो है क्या करेगी, सबसे पहले तो फंड्स बोरो करेगी फिक्स्ड रेट पे 8% के हिसाब से, एंड बी लिमिटेड जो क्या करेगी, फंड्स बोरो करेगी फ्लोटिंग रेट पे, किस पे, L+3%। बाद में क्या होगा, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड क्या दोनों स्वैप अरेंजमेंट में एंटर करेगी, जिससे उनका जो डिजायर था उसको अचीव कर पाए, बट कैसे, लोअर कॉस्ट, ठीक है। तो वो जो स्वैप अरेंजमेंट की टर्म्स है वो या तो क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्ट तरीके से गिवन रहेगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है, ओके। फटाफट से रीड करो। तो जो मैंने बताया था वही चीज देखो पूरी लिखी यहाँ पे, इट इज क्लियरली एविडेंट फ्रॉम द अबाउट टेबल दैट ए लिमिटेड हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ फिक्स्ड एज वेल एज फ्लोटिंग मार्केट। तो क्लियरली दिख भी रहा था, ठीक है, बट द अमाउंट ऑफ एडवांटेज इन फिक्स्ड इज मोर देन दी फ्लोटिंग, ठीक है। वो हमने कैसे फाइंड किया, डिफरेंस देख के, ठीक है। फिक्स्ड वाले इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है फ्लोटिंग वाले से, इसके लिए हमें क्या लगा कि फिक्स्ड मार्केट में क्या है, ए लिमिटेड के पास में ज्यादा एडवांटेज है एज कंपेयर टू फ्लोटिंग मार्केट, ठीक है। इसके लिए हम क्या बोलेंगे, ए लिमिटेड के पास में कंपेरेटिव एडवांटेज इन फिक्स्ड मार्केट, ठीक है। Thus A limited has a comparative advantage in fixed market, ओके। यहाँ पे क्या होगा, A limited जो क्या करेगी, फंड्स बोरो करेगी फिक्स रेट पे जो कि कितना है 8%, एंड B limited जो फंड्स बोरो करेगी फ्लोटिंग रेट पे जो कि कितना है L+3%, एंड साथ ही में दोनों कंपनीज जो A limited और B limited क्या करेगी, स्वैप अरेंजमेंट में एंटर कर जाएगी, ठीक है। एंड ऑल्सो बोथ दी पार्टीज आर एंटरिंग इनटू स्वैप अरेंजमेंट इन ऑर्डर टू गेट बेनिफिट, ठीक है। बात समझ में आ गई कि अपना डिजायर अचीव कर पाए बट कैसे, लोअर कॉस्ट, ठीक है। इसके लिए क्या करो, एक स्वैप अरेंजमेंट में भी एंटर कर ले, ठीक है। अब वो स्वैप अरेंजमेंट की जो टर्म्स है वो यहाँ पे आपको गिवन है, क्या है, Let's suppose in swap arrangement A limited is getting 8.3% and paying L+1.5% to B limited, ठीक है। जब A limited और B limited दोनों swap arrangement में एंटर कर रहे हैं तो A limited को क्या हो रहा है, B limited के पास से 8.3% आ रहा है और A limited को जो B limited को कितना पे करना पड़ रहा है, L+1.5% पे करना पड़ रहा, बात समझ में, ठीक है। हम देखो फटाफट से क्या करें, डायग्राम बना ले। क्या होगा, सबसे पहले तो A limited ने क्या किया, फंड्स बोरो किए फिक्स रेट पे जो कि कितना था 8%। बाद में जब उसने क्या करा, स्वैप अरेंजमेंट में एंटर किया बी लिमिटेड के साथ में, तो उसमें क्या हो रहा है, ए लिमिटेड को जो 8.3% आ रहा है बी लिमिटेड के पास से, और ए लिमिटेड का क्या हो रहा है, L+1.5% जा रहा है किसको, बी लिमिटेड के पास, ठीक है। तो बराबर से देखो हम डायग्राम बना रहे हैं, ए लिमिटेड के पास से क्या, स्टार्टिंग में देखो 8% गए, स्वैप अरेंजमेंट में एंटर किसकी वजह से क्या हो रहा है, ए लिमिटेड को क्या हो रहा है 8.3% आ रहा है बी लिमिटेड के पास, एंड ए लिमिटेड का क्या हो रहा है, L+1.5% जा रहा है बी लिमिटेड के पास, क्लियर। वैसे देखो बी लिमिटेड के पास क्या हो रहा है, बी लिमिटेड ने स्टार्टिंग में अगर फंड्स बोरो किया था किसमें, फ्लोटिंग रेट पे जो कि कितना था L+3%, ठीक है। इसके बाद क्या हो, बी लिमिटेड जब स्वैप अरेंजमेंट में एंटर करेगी ए लिमिटेड के साथ में, तो उसको क्या हो रहा है, L+1.5% आ रहा है ए लिमिटेड के पास से, L+1.5% क्या हो रहा है, आ रहा है ए लिमिटेड के पास, एंड 8.3% क्या हो रहा है, जा रहा है ए लिमिटेड के तरफ, ठीक है। बी लिमिटेड को क्या हो रहा है, L+1.5% आ रहा है एंड 8.3% जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों ही पार्टीज का क्या कर रहे हैं, इफेक्टिव कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं, ए लिमिटेड एज वेल एज बी लिमिटेड, दोनों को ही क्या कर रहे हैं, हम इफेक्टिव कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ए लिमिटेड का इफेक्टिव कॉस्ट क्या रहेगा, उसका पूरा मिला के कितना जा रहा है, माइनस पूरा मिला के कितना उसके पास आ रहा है, तो पूरा मिला के कितना जा रहा है 8% प्लस, ठीक है, 8% प्लस L+1.5%, ठीक है। ये जो आएगा उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे क्या, 8.3%, कितना हो जाएगा देख लो, तो 8 प्लस L+1.5, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका, L+9.5 आ जाएगा, उसमें से हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं क्या चीज, 8.3, तो 9.5 माइनस 8.3 करने में कितना आएगा, 1.2 आएगा, तो कितना आ रहा है इफेक्टिव कॉस्ट ए लिमिट का, L+1.2% आ रहा है, L+1.2% है, 9.5 माइनस 8.3 कितना, 1.2, और L पहले का जो पड़ा था वैसा की वैसा, L+1.2% आ गया, ठीक है। इफेक्टिव कॉस्ट जो है बी लिमिटेड का जो है कितना आएगा, ठीक है। बी लिमिटेड का पूरा मिला के कितना जा रहा है, एक तो L+3% जा रहा है और एक क्या हो रहा है 8.3% जा रहा है, ठीक है। तो पूरा मिला के कितना जा रहा है वो फाइंड करो और उसमें से क्या करो, लेस कर दो कितना आ रहा है वो, ठीक है। तो L+3 प्लस 8.3 करने पे कितना होगा, L+11.3 आ जाएगा, तो उसमें से हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे क्या चीज, L+1.5, ठीक है। तो L+3 प्लस 8.3,
ठीक है, ये आपका आ जाएगा L प्लस 11.3, उसमें से हम क्या कर रहे हैं माइनस कर दे रहे हैं क्या चीज L प्लस 1.5, तो L और L कैंसिल आउट हो जाएगा, 11.3 माइनस 1.5 करने पे क्या आएगा आपका, क्या आएगा 9.8 आ जाएगा, ठीक है 9.8%, 11.3 माइनस 1.5, हाँ वही आ रहा है 9.8%, क्लियर। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड क्या हो, दोनों को फायदा हो जा रहा है, कैसे, अगर ए लिमिटेड जो है डायरेक्टली क्या करती थी, ठीक है फ्लोटिंग रेट पे फंड्स बोरो करती थी, ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट क्या लगता था L प्लस 2% का, बट अभी कितना लग रहा है L प्लस 1.2% का ही लग रहा है, ठीक है, तो गेन कितना हो रहा है, ए लिमिटेड को जो है गेन कितना हो रहा है 0.8% का, ठीक है, तो गेन कितना हो रहा है देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ L प्लस 2 माइनस L प्लस 1.2 जो कि कितना आएगा 0.8%, ठीक है, एंड बी लिमिटेड को गेन कितना हो रहा है, अगर बी लिमिटेड डायरेक्टली जो है फिक्स रेट पे फंड्स बोरो करती थी, ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट कितना लगता था 10%, बट अभी कितना लग रहा है सिर्फ 9.8% ही लग रहा है, कितना गेन हो रहा है 10 माइनस 9.8 इज इक्वल टू कितना 0.2%, बात समझ में आ गई, क्लियर है कि नहीं, ओके ठीक है, समझ में आ गया ना सभी को, ओके। इसके बाद देखना पिछला जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे हैं कुछ एडिशंस कर रहे हैं, ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, पिछला क्वेश्चन जो था, ठीक है, मतलब अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें हम क्या कर रहे हैं कुछ थोड़ा मॉडिफिकेशन वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, जैसे नया क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है, क्या हो रहा है देखना, इन द अबाव क्वेश्चन इंडिविजुअल फर्म्स कौन सी थी, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड हैव टू एंटर इनटू स्वैप अरेंजमेंट विद बैंक सो एज टू हैव नो काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क, ठीक है, जब ए लिमिटेड और बी लिमिटेड जो है आपस में स्वैप अरेंजमेंट में एंटर करेगी, ठीक है, तो काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क तो वहां पे रहेगा, ठीक है, हो सकता है किसी पार्टी की नीयत जो है बदल गई, तो उस केस में क्या होगा, वो पैसा देने से इनकार कर देगी नेट सेटलमेंट का, ओके, तो इसके लिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्वैप अरेंजमेंट में एंटर तो कर रही है दोनों पार्टीज, ठीक है, बट आपस में नहीं कर रही, किसके साथ कर रही है, बैंक के साथ कर रही है, क्लियर, ठीक है, तो इन ऑर्डर टू अवॉइड काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क इंडिविजुअल फर्म्स दैट इज ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड आर एंटरिंग इनटू स्वैप अरेंजमेंट विद बैंक, ओके, ठीक है, एंड आपको क्या बोल रखा है, जो बैंक का शेयर रहेगा टोटल बेनिफिट में कितना रहेगा 0.3% रहेगा, ठीक है, जो भी पूरा मिला के स्वैप अरेंजमेंट में एंटर करने से जो भी पूरा मिला के टोटल बेनिफिट आता है उसमें बैंक का शेयर कितना रहेगा 0.3%, ठीक है, क्लियर, एंड रिमेनिंग बेनिफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन फर्म्स इन द रेशियो ऑफ 1:1, ठीक है, मतलब 0.3% टोटल बेनिफिट में से 0.3% देने के बाद अब जो भी रिमेनिंग बचेगा उसको क्या करना है, दोनों पार्टीज में क्या करना है, बांट देना है, क्या रेशियो में 1:1, ठीक है, तो आपको स्वैप अरेंजमेंट जो है पूरा डिजाइन करके बताना, ठीक है, एकदम आसान रहेगा, फटाफट से पूरा समझो, ठीक है, तो अगर स्वैप अरेंजमेंट में एंटर करते हैं तो उस केस में पूरा मिला के इफेक्टिव कॉस्ट क्या रहेगा, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों का पूरा मिला के इफेक्टिव कॉस्ट कितना रहेगा वो हम क्या कर रहे हैं फाइंड कर ले रहे हैं, ठीक है, तो कितना रहेगा देखो 8 प्लस L प्लस 3, ठीक है, 8 प्लस L प्लस 3 कितना हो जाएगा L प्लस 11%, और वही अगर वो स्वैप अरेंजमेंट में एंटर नहीं करते तो उसके इसमें इफेक्टिव कॉस्ट कितना रहता है दोनों का मिला के L प्लस 2 प्लस 10 यानी कितना L प्लस 12%, ठीक है, लिखो वही हम सबसे पहले फाइंड करें, इफेक्टिव कॉस्ट विद स्वैप कितना आ रहा है L प्लस 11% एंड इफेक्टिव कॉस्ट विदाउट स्वैप कितना आएगा L प्लस 12%, ठीक है, यहाँ पे आप टोटल बेनिफिट फाइंड कर लो, टोटल बेनिफिट कैसे फाइंड करोगे, इफेक्टिव कॉस्ट विदाउट स्वैप माइनस इफेक्टिव कॉस्ट विद स्वैप, तो L प्लस 12 माइनस L प्लस 11, ठीक है, L प्लस 12 में से क्या करो सबट्रैक्ट कर दो, क्या चीज L प्लस 11, कितना आएगा ये L और L कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 माइनस 11 कितना हो गया 1, ठीक है, तो टोटल बेनिफिट कितना आ गया 1%, अब टोटल बेनिफिट में बैंक की क्या करके 0.3% का शेयर लेके चल जा रही है, ठीक है, जो भी टोटल बेनिफिट आया पूरा मिला के 1% का उसमें से बैंक कितना ले रही है अपना शेयर 0.3%, तो रिमेनिंग कितना बचेगा 0.7%, अभी जो रिमेनिंग 0.7% बचा ये क्या होगा आपस में दोनों पार्टीज में बांटना है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड में, क्या रेशियो में 1:1 में, तो ए लिमिटेड का शेयर कितना आ जाएगा 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 कितना आ जाएगा 0.35%, ये देखो वही आ रहा है, एंड बी लिमिटेड का शेयर कितना आ जाएगा सेम 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 कितना 0.35%, क्लियर, ठीक है, तो ए लिमिटेड के लिए इफेक्टिव कॉस्ट कितना आ जाएगा, अगर ए लिमिटेड स्वैप में एंटर करती नहीं थी, ठीक है, तो उस केस में वो डायरेक्टली क्या करती थी फंड्स बोरो कर लेती थी इस पे फ्लोटिंग रेट पे, तो उस केस में उसको कॉस्ट कितना लगता था L प्लस 2% का, ठीक है, बट अब क्या हो रहा है स्वैप अरेंजमेंट में एंटर करने की वजह से उसका 0.35% जो सेव हो जा रहा है, कितना हो जाएगा L प्लस 2 माइनस 0.35, ठीक है, L प्लस 2 एक सेकेंड, ठीक है, L प्लस 2 माइनस 0.35 कितना आ जाएगा, 2 माइनस 0.35 करो कितना हो रहा है 1.65, तो कितना आ गया L प्लस 1.65%, वैसे ही बी लिमिटेड के लिए इफेक्टिव कॉस्ट कितना रहा, अगर वो स्वैप अरेंजमेंट में एंटर ना करती डायरेक्टली क्या करती थी फिक्स रेट पे फंड्स बोरो कर लेती थी बी लिमिटेड, ठीक है, तो उसको कॉस्ट कितना लगता था 10% का, बट अभी उसको फायदा कितना हो रहा है 0.35% का, इफेक्टिव कॉस्ट कितना आएगा 10 माइनस 0.35 जो कि कितना आ रहा है 9.65 आ रहा है, ठीक है, 10 माइनस 0.35 कितना आ गया 9.65%, ठीक है, डायग्राम अगर आपको बना के आना है तो बना के आ जाओ, ठीक है, क्वेश्चन में अगर वो बोलता है क्लियरली कि स्वैप डायग्राम जो शो करो तो आपको बनाना ही पड़ेगा और बनाना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है, कैसा है कि प्रेजेंटेशन भी सही लगेगा, ठीक है, चेकर को भी, और उसके अलावा क्या है आपको भी जो अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया आ जाती है स्वैप डायग्राम बनाने से, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप कैसे करके स्वैप डायग्राम कैसे बनाओगे, ए लिमिटेड रहेगा आपका, एक बी लिमिटेड रहेगा और बीच में क्या रहेगा एक बैंक रहेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है ए लिमिटेड जो है बैंक के साथ स्वैप अरेंजमेंट में एंटर करेगी, बी लिमिटेड जो वो भी क्या करेगा स्वैप अरेंजमेंट के साथ एंटर करेगी बैंक के साथ में, यहाँ पे ए लिमिटेड और बी लिमिटेड आपस में जो स्वैप अरेंजमेंट में एंटर करने वाले नहीं, ओके, क्लियर, तो यहाँ पे देखना
ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, बैंक। ठीक है, देखना ऐसा बराबर से हम डायग्राम बनाएंगे कि ए लिमिटेड का जो इफेक्टिव कॉस्ट कितना आएगा, एल प्लस 1.65% आएगा, बी लिमिटेड का इफेक्टिव कॉस्ट कितना आएगा, 9.65% आएगा। ठीक है, एंड बैंक का जो है, ठीक है, उसका शेयर कितना आना चाहिए था गेन में, 0.3%, इतना बराबर से आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो क्या करो, ठीक है, ए लिमिटेड से जो है वही 8% पे क्या करो, फंड्स बोरो करवा दो। ठीक है, क्योंकि ए लिमिटेड का क्या है, कंपैरेटिव एडवांटेज है ना फिक्स मार्केट में। ठीक है, क्या करेंगे हम 8% पे डॉट लगा देंगे एंड करस्पॉन्डिंग एक एल प्लस 3% पे डॉट लगा देंगे। तो क्या बताना चाह रहा है डॉट, कि हम ए लिमिटेड से जो है फंड्स बोरो करवाएंगे किस पे, फिक्स रेट पे, जो कि कितना है 8%, और जो बी लिमिटेड है उससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले फंड्स बोरो करवा देंगे फ्लोटिंग रेट पे, जो कि कितना है एल प्लस 3%। या फिर सिंपली इतना याद रखना, जो बोल रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, जो कंपनी का डिजायर है उसका क्या करना है, आपको उल्टा करना रहेगा। ठीक है, उसका पूरा अपोजिट करना रहेगा। ओके, ए लिमिटेड ने क्या करा, फंड्स बोरो कर लिया कितने पे, 8% पे। बी लिमिटेड ने जो है फंड्स बोरो कर लिया कितने पे, एल प्लस 3%। ठीक है, ए लिमिटेड को जो है फंड्स बोरो किस पे करना था, फ्लोटिंग रेट पे, तो उसका फालतू का ही 8% जा रहा है ना, तो ये जो है 8% उसको किसके पास से मिल जाएगा, बैंक के पास से मिल जाएगा। ठीक है, जब ए लिमिटेड बैंक के साथ स्वैप अरेंजमेंट में एंटर करेगी तो ए लिमिटेड को क्या होगा, बैंक के पास से कितना होगा, 8% मिल जाएगा। ठीक है, अब ए लिमिटेड का जो इफेक्टिव कॉस्ट है स्वैप के साथ में कितना आना चाहिए, एल प्लस 1.65%। इसके लिए क्या होगा, ए लिमिटेड को जो है क्या करना रहेगा, बैंक को कितना देना रहेगा, एल प्लस 1.65% देना रहेगा। उसका जो 8% गया तो क्या हो रहा है, उसको 8% मिल जा रहा है, एंड वो क्या कर रहा है, बैंक को एल प्लस 1.65% दे रहा है। बात समझ में आ गई, 8% जो गया था वो क्या हुआ, बैंक के पास ए लिमिट को 8% आ गया, एंड इफेक्टिव कॉस्ट एल प्लस 1.65% लाने के लिए ए लिमिटेड ने क्या करा, बैंक को जो है एल प्लस 1.65% दे दिया। ठीक है, वैसे ही देखो बी लिमिटेड जो है फंड्स को किस पे बोरो कर रही है, फ्लोटिंग रेट पे, जो कि कितना एल प्लस 3%। ठीक है, बी लिमिटेड को जो है फंड्स किस पे बोरो करना था, फिक्स रेट पे, तो बी लिमिटेड का ये फालतू का एल प्लस 3% जा रहा है। क्या होगा, बी लिमिटेड जब बैंक के साथ में स्वैप अरेंजमेंट में एंटर करेगी तो बी लिमिटेड को क्या होगा, बैंक के पास से एल प्लस 3% आ जाएगा। बैंक के पास से क्या हो रहा है, एल प्लस 3% आ जाएगा। बात समझ में आ गई। एंड बी लिमिटेड का इफेक्टिव कॉस्ट कितना आना चाहिए, 9.8%। तो बी लिमिटेड यहाँ पे क्या करेगी, बैंक को जो है कितना देगी, 9.8% देगी। 9.8 नहीं 9.65 था। ठीक है, सॉरी 9.8 कोई दूसरे वाले क्वेश्चन था, पहले हमने जो किया। ठीक है, तो यहाँ पे बी लिमिटेड का इफेक्टिव कॉस्ट कितना था, 9.65%। तो बी लिमिटेड का इफेक्टिव कॉस्ट जो 9.65% लाने के लिए बी लिमिटेड जो बैंक को कितना देगी, 9.65% देगी। ठीक है, तो जो बी लिमिटेड का फालतू का एल प्लस 3% जा रहा था वो क्या हो रहा है, बी लिमिटेड को बैंक के पास से मिल जा रहा है, और बी लिमिटेड को जो बैंक को कितना देना पड़ रहा है, 9.65% दे रहा है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, ए लिमिटेड को जो इफेक्टिव कॉस्ट चाहिए था एल प्लस 1.65% वो आ जा रहा है, बी लिमिटेड को जो इफेक्टिव कॉस्ट चाहिए था कितना, 9.65% वो आ जा रहा है। अब बस चेक कर लो आप कि बैंक को जो है, ठीक है, नेट में गेन जो 0.3% का पूरा आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो कौन कौन से एरोज जो है बैंक के पास आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, एक तो ये एरो आ रहा है बैंक के पास, और एक तो ये एरो आ रहा है बैंक के पास। ठीक है, तो पूरा मिला के बैंक के पास कितना आ गया, एल प्लस 1.65 प्लस 9.65। ठीक है, एल प्लस 1.65 प्लस 9.65 पूरा मिला के बैंक के पास से क्या क्या जा रहा है, 8% जा रहा है ये, एंड एल प्लस 3% जा रहा है ये। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पूरा मिला के जो आ रहा है माइनस पूरा मिला के जो जा रहा है वो कर लो। वो अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है और कितना आना चाहिए, 0.3% आना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने वैसे पूरा अरेंजमेंट यहाँ पे तैयार किया। ठीक है, तो चेक कर लो, एल प्लस 1.65 प्लस 9.65। ठीक है, ये क्या हो रहा है, पूरा मिला के जो बैंक के पास आ रहा है वो माइनस। ठीक है, पूरा मिला के बैंक के पास से कितना जा रहा है, ये 8% जा रहा है, प्लस एल प्लस 3% जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या होगा, एल और एल तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1.65 प्लस 9.65 कितना हो गया, ये 11.3 माइनस 8 प्लस 3 कितना होगा, 11। 11.3 माइनस 11 करने पे कितना होगा, 0.3%। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो गेन इनटू बैंक 0.3% आना चाहिए, तो और हमारा भी एक्जेक्टली कितना आ रहा है, 0.3% ही आ रहा है। क्लियर हो गई ये चीज सभी को। ओके, ठीक है, यहाँ पे हमने कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी जो इसके भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी जो इसके भी पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन फाइल में आ जाना। अभी हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको फटाफट से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एक बार मैं हटा दे रहा हूं जिससे हम आसानी से रीड कर पाए क्वेश्चन को। देख लो क्या क्या दिया है डेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है क्या डेटा गिवन है, अल्फा इनकॉर्पोरेशन एंड बीटा इनकॉर्पोरेशन इंटेंडेड टू बोरो $250,000 and $250,000 in yen respectively for a time horizon of 1 year. ठीक है, द प्रिवेलेंट इंटरेस्ट रेट्स आर एज फॉलोज। ठीक है, तो आपको टेबल में देखो और भी डेटा गिवन है कि अगर अल्फा इनकॉर्पोरेशन जो येन में लोन लेती है तो 5% लगेगा इंटरेस्ट रेट, और अगर वही डॉलर में लोन लेती है तो कितना लगेगा इंटरेस्ट रेट, 9%। वही बीटा इनकॉर्पोरेशन अगर येन में लोन लेती है तो इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, 8%, और वही अगर डॉलर में लोन लेती है बीटा इनकॉर्पोरेशन तो इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, 10%। ठीक है, एंड जो स्टार्टिंग की 2 लाइन गिवन थी वो क्या था, अल्फा इनकॉर्पोरेशन को जो है, ठीक है, लोन जो है किसमें लेना है, डॉलर में लेना है। क्लियरली लिखा देखो, अल्फा इनकॉर्पोरेशन बीटा इनकॉर्पोरेशन इंटेंडेड टू बोरो $250,000 एंड $250,000 इन येन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा इनकॉर्पोरेशन की इच्छा क्या है, लोन लेने की इच्छा है बट किसमें, डॉलर्स में, एंड बीटा इनकॉर्पोरेशन जो है उसकी इच्छा है लोन लेने में किसमें, येन में। ठीक है, $2.5 लाख का ही लोन बट किसमें, येन में। ठीक है, कौन सी करेंसी में, येन में। बात समझ में आ रही है। ठीक है,
द प्रीवेलेंट एक्सचेंज रेट इज $1 इक्वल्स टू 125 येन। ठीक है, अभी जो है एट प्रेजेंट $1 जो है कितने येन के बराबर है, 125 येन के बराबर। ठीक है, दे एंटर्ड इन अ करेंसी स्वैप। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको मैंने ऑलरेडी बताया भी है, ठीक है, जिसकी जो इच्छा है उसका क्या करेगा, वो उल्टा करेगा। ठीक है, आप इतना भी अगर ध्यान में रख लेते हो तो भी बात आपकी बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अल्फा इनकॉर्पोरेशन को लोन किस में लेना था, डॉलर में। ठीक है, तो डॉलर में लोन नहीं लेगा, क्या करेगा, इसमें लोन लेगा, येन में लोन लेगा। ठीक है, एंड बीटा इनकॉर्पोरेशन जो उसको लोन लेना था येन में, ठीक है, बट वो येन में लोन नहीं लेगी, किसमें लेगी, डॉलर में लोन लेगी। और बाद में क्या होगा, दोनों पार्टीज जो क्या करेगी, स्वैप अरेंजमेंट में एंटर कर लेंगे। ठीक है, अल्फा इनकॉर्पोरेशन बीटा इनकॉर्पोरेशन दोनों क्या करेंगे, स्वैप अरेंजमेंट में एंटर कर लेंगे, जिससे क्या होगा, उनको जो इफेक्टिव कॉस्ट निकल के आएगी ना, वो क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, जैसे अल्फा इनकॉर्पोरेशन को लोन लेना था किसमें, डॉलर में। ठीक है, तो सही में क्या होगा, जब अल्फा इनकॉर्पोरेशन क्या करेगी, येन में लोन ले लेती है, ठीक है, और बाद में स्वैप अरेंजमेंट में एंटर कर लेती है किसके साथ, बीटा इनकॉर्पोरेशन के साथ में। एंड बीटा इनकॉर्पोरेशन क्या करेगी, लोन ले रही है किसमें, डॉलर में, येन की जगह क्या करेगी, डॉलर में लोन ले रही है, एंड बाद में स्वैप अरेंजमेंट में एंटर कर रही है अल्फा इनकॉर्पोरेशन के साथ में। तो क्या होगा, दोनों कंपनी का जो डिजायर था ना वो अचीव तो हो जाएगा, बट साथ में क्या होगा, कम कॉस्ट। ठीक है, ऑलरेडी हमने इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखे। ओके, इसके लिए तो यहाँ पे लिख के दिया उसने, दे एंटर्ड इन अ करेंसी स्वैप अंडर विच इट इज अग्रीड दैट बीटा इनकॉर्पोरेशन विल पे अल्फा इनकॉर्पोरेशन एट द रेट ऑफ 1% over the yen loan interest rate which the latter will have to pay as a result of the agreed currency swap। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अल्फा इनकॉर्पोरेशन क्या कर रही है, उसको लोन चाहिए था डॉलर में। ठीक है, बट हम क्या कर रहे हैं, जो चीज करना है उसको उसका उल्टा करवा रहे हैं। ठीक है, तो अल्फा इनकॉर्पोरेशन क्या कर रही है, लोन लेगी किसमें, येन में। अल्फा इनकॉर्पोरेशन जो क्या करेगी, लोन लेगी किसमें, येन में। तो कितना इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, 5% का इंटरेस्ट जो इसके ऊपर पे करना रहेगा। ठीक है, एंड अल्फा इनकॉर्पोरेशन और बीटा इनकॉर्पोरेशन जो क्या करेगी, करेंसी स्वैप में एंटर कर ले। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, अल्फा इनकॉर्पोरेशन को जो है क्या होगा, बीटा इनकॉर्पोरेशन के पास से क्या मिल रहा है, देखो जितना अल्फा इनकॉर्पोरेशन पे कर रही है, ठीक है, अल्फा इनकॉर्पोरेशन ने जो येन का लोन लिया उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट पे कर रही है उससे 1% ज्यादा जो उसको क्या हो रहा है, बीटा इनकॉर्पोरेशन के पास से आ जा रहा है। क्वेश्चन में ऐसा क्लियरली लिख के दिया है। ठीक है, बीटा इनकॉर्पोरेशन विल पे अल्फा इनकॉर्पोरेशन एट द रेट ऑफ 1% ओवर द येन लोन इंटरेस्ट रेट विच द लेटर विल हैव टू पे एज अ रिजल्ट ऑफ द अग्रीड करेंसी स्वैप। लेटर मतलब कौन है यहाँ पे, अल्फा इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो जितना अल्फा इनकॉर्पोरेशन को, ठीक है, जो उसने येन में लोन लिया उसके ऊपर जो उसको इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है उससे 1% ज्यादा जो इसको क्या हो रहा है, बीटा इनकॉर्पोरेशन के पास से आ जा रहा है। ठीक है, ओके, whereas alpha incorporation will reimburse interest to beta incorporation only to the extent of 9%। ठीक है, ये जो करेंसी स्वैप में एंटर किया अल्फा और बीटा इनकॉर्पोरेशन, तो उसमें क्या हो रहा है, अल्फा इनकॉर्पोरेशन को बीटा इनकॉर्पोरेशन के पास से कितना आ रहा है, 6% आ रहा है, मतलब। ठीक है, 5% प्लस 1% करोगे कितना होगा, 6% ही हो रहा है ना। ओके, तो अल्फा इनकॉर्पोरेशन को जो बीटा इनकॉर्पोरेशन के पास से कितना आ रहा है, 6% आ रहा है। ठीक है, एंड अल्फा इनकॉर्पोरेशन जो बीटा इनकॉर्पोरेशन कितना दे रही है, 9% दे रही है। ठीक है, पास में अल्फा इनकॉर्पोरेशन को जो बीटा इनकॉर्पोरेशन के पास से 6% आ रहा है वो किसमें आ रहा है, येन में आएगा। ठीक है, एंड अल्फा इनकॉर्पोरेशन जो बीटा इनकॉर्पोरेशन को देगी 9%, किसमें देगी, डॉलर्स में देगी। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर। ठीक है, कीपिंग द एक्सचेंज रेट इनवेरिएंट, क्वांटिफाई द अपॉर्चुनिटी गेन और लॉस। ठीक है, और लॉस कंपोनेंट ऑफ द अल्टीमेट आउटकम रिजल्टिंग फ्रॉम द डिजाइन करेंसी स्वैप। ठीक है, तो ये जब अल्फा इनकॉर्पोरेशन और बीटा इनकॉर्पोरेशन दोनों जब स्वैप अरेंजमेंट में एंटर कर लेते हैं, ठीक है, तो उससे उनको कितना फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है वो हमें बताना है। ठीक है, दोनों को कितना कितना फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो वो भी कितना हो रहा है वो आपको बताना। ठीक है, तो देखो प्रेजेंटेशन में आपको बता रहा हूँ कैसे पूरा करना रहेगा, एकदम आसान क्वेश्चन है, पूरे मार्क्स प्रेजेंटेशन के। ठीक है, फटाफट से देखो इसका सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एंड एग्जाम में बहुत बार टेस्ट कर चुके हैं, एग्जाम में बहुत बार जो इस टाइप के क्वेश्चन टेस्ट होते ही, क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, पहले हम भी वो टेबल पूरा बना लेते हैं। ठीक है, तो टेबल को हम क्या कर रहे हैं, पूरा बना रहे हैं, फटाफट से देखना। कंपनी, येन लोन, डॉलर लोन, कंपनी, येन लोन, डॉलर लोन। ठीक है, पहली कंपनी का नाम क्या है, अल्फा इनकॉर्पोरेशन, और दूसरी का नाम क्या है, बीटा इनकॉर्पोरेशन। ओके, ठीक है, अल्फा इनकॉर्पोरेशन अगर येन में लोन लेती है तो कितना है इंटरेस्ट रेट, 5% का। एंड वही अगर वो डॉलर में लोन लेती है तो इंटरेस्ट रेट कितना है, 9% का। एंड बाद में बीटा इनकॉर्पोरेशन अगर येन में लोन लेती है तो इंटरेस्ट रेट कितना है, 8% का। एंड अगर वो डॉलर में लोन लेती है तो इंटरेस्ट रेट कितना है, 10%। ठीक है, ठीक है, यहां पे एक बार ध्यान से देखो, अल्फा इनकॉर्पोरेशन को क्या है, एब्सोल्यूट एडवांटेज है। ठीक है, अगर अल्फा इनकॉर्पोरेशन येन में लोन लेती है तो उसको इंटरेस्ट रेट क्या लग रहा है, कम लग रहा है बीटा इनकॉर्पोरेशन कंपैरिजन में। यहाँ पे अल्फा इनकॉर्पोरेशन के पास क्या एब्सोल्यूट एडवांटेज है येन लोन वाले मार्केट में। ठीक है, एंड अगर आप देखोगे तो अल्फा इनकॉर्पोरेशन का डॉलर में लोन लेती है तो इंटरेस्ट रेट कितना 9%, और वही बीटा इनकॉर्पोरेशन डॉलर में लोन लेती है तो कितना 10%। यहाँ पे भी क्या दिख रहा है कि अल्फा इनकॉर्पोरेशन को क्या है, एब्सोल्यूट एडवांटेज है। ठीक है, डॉलर में भी अगर लोन लेती है तो अल्फा इनकॉर्पोरेशन को क्या है, एब्सोल्यूट एडवांटेज है। ठीक है, क्योंकि अल्फा इनकॉर्पोरेशन को 9% ही लग रहा है और बीटा इनकॉर्पोरेशन क्या लग रहा है, 10% लग रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ज्यादा एडवांटेज उसको किसमें है, अल्फा इनकॉर्पोरेशन को ज्यादा अमाउंट ऑफ एडवांटेज जो है किसमें, येन वाले लोन केस में, क्योंकि यहाँ पे जो गैप है
ठीक है, यहाँ पे जो गैप है वो कितना है 3% का, यहाँ पे जो डिफरेंस है कितना है 3% का, और यहाँ पे जो डिफरेंस है कितना है 1% का। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा इनकॉर्पोरेशन के पास क्या है, कंपैरेटिव एडवांटेज है येन लोन वाले मार्केट में एज कंपेयर टू डॉलर लोन मार्केट। ठीक है, अल्फा इनकॉर्पोरेशन के पास क्या है, कंपैरेटिव एडवांटेज है अगर वो येन में लोन लेती है तो। ठीक है, यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, वो दो बुलेट्स लगा दे रहे हैं, एक ये 5% पे और एक क्या होगा अभी 10%। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अल्फा इनकॉर्पोरेशन जो है, अब यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, ये जो अभी मैंने बोला वो आप लिख देना। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, ये आपको क्या करना रहेगा, पूरा लिख के बता देना रहेगा। ठीक है, एंड ऑलरेडी हमने प्रेजेंटेशन देख रखा है। ठीक है, जब हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे तब हमने ऑलरेडी प्रेजेंटेशन देख रखा है, तो आप कैसे प्रेजेंट करोगे, अल्फा इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, साथ साथ में लिखते जाओ, मैं लिख नहीं रहा हूँ बट आप साथ साथ में लिखते जाओ भला इसे, अल्फा इनकॉर्पोरेशन। चलो मैं तो लिख ही देता हूँ। ठीक है, लिख दे रहा हूँ, फटाफट लिखना बट अल्फा इनकॉर्पोरेशन एज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज। ठीक है, इन बोथ येन लोन एज वेल एज डॉलर लोन। ठीक है, बट द डिग्री ऑफ एडवांटेज इन येन लोन इज हायर, so alpha incorporation has comparative advantage in taking loan in yen। बात समझ में आ गई। ठीक है, अल्फा इनकॉर्पोरेशन का वैसे तो क्या एब्सोल्यूट एडवांटेज है दोनों ही इसमें, येन लोन में भी और डॉलर लोन में भी। ठीक है, बट जो अमाउंट ऑफ एडवांटेज है, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ एडवांटेज है, डिग्री ऑफ एडवांटेज है, किसमें ज्यादा है, येन लोन में ज्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा इनकॉर्पोरेशन के पास क्या है, कंपैरेटिव एडवांटेज है अगर वो येन में लोन लेती है तो। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, अब हम क्या कर रहे थे, वो डायग्राम बना रहे थे, फटाफट से देखना। अब हम क्या कर रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, ये जो स्वैप की टर्म्स है वो तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है। यहाँ पे देखना, आपको अगर लिख के बताना है तो लिख के और 2 लाइन लिख दो। ठीक है, भलाई से डायग्राम बनाने के पहले 2 लाइन और लिख देना। ठीक है, दस अल्फा इनकॉर्पोरेशन will take loan in yen and beta incorporation will take loan in dollar, and also both the parties are entering into a currency swap arrangement। ठीक है, लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं भी लिखते हो तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा आपके कोई मार्क्स कैंसर मतलब डिडक्ट नहीं होंगे इसके लिए। ठीक है, बट लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन लग रहा है कि आप चेकर को बता रहे हो पूरी हर एक चीज समझा के वैसे। ओके, ठीक है, डायग्राम कभी भी बनाना, स्वैप का जब भी क्वेश्चन आता है डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा उसमें। ठीक है, क्योंकि अगर आप डायग्राम बना दोगे तो आपको खुद को जो है बहुत आसान जाएगा सोल्यूशन पूरा लिखना और समझने में भी। ठीक है, डायग्राम देखो हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो अल्फा इनकॉर्पोरेशन और ये क्या है, बीटा इनकॉर्पोरेशन। एकदम ध्यान से लिखते जाना, अल्फा इनकॉर्पोरेशन और ये है बीटा इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, यहाँ पे अल्फा इनकॉर्पोरेशन ने जो है क्या करा, पहले तो लोन ले लिया येन में। ठीक है, कितना लोन लेगी देखो हम पूरा लिख रहे हैं, तो आपको प्रिवेलेंट एक्सचेंज रेट जो है क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अभी आज की तारीख में जो एक्सचेंज रेट क्वेश्चन में गिवन है कितना है, $1 = 125 येन। ठीक है, अल्फा इनकॉर्पोरेशन को जो लोन कितना लेना था, पूरा $2,50,000 का लेना था। ठीक है, बट वो क्या कर रहे हैं, डॉलर में लोन ना लेते, क्या कर रहे हैं, येन में लोन ले रहे हैं। ठीक है, $2,50,000 इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच येन, 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 125, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, बड़ी सी फिगर आ रही है। ठीक है, 3,12,50,000 येन। ठीक है, 3,12,50,000 येन। ठीक है, हम लिखेंगे पूरा उसको ऐसे। यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्फा इनकॉर्पोरेशन ने क्या करा, येन में लोन लिया है। ठीक है, अल्फा इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे देखो हम लिख दे रहे हैं उसका, येन में लोन लिया कितने का, 3,12,50,000 का। ठीक है, एट द रेट ऑफ, क्या रेट था, अल्फा इनकॉर्पोरेशन अगर येन में लोन लेती है तो इंटरेस्ट रेट क्या था, हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है 5%। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर। बीटा इनकॉर्पोरेशन क्या कर रही है, डॉलर में लोन ले रही है। ठीक है, कितना, कोई $2,50,000। बीटा इनकॉर्पोरेशन को वैसे क्या करना था, $2,50,000 का जो इक्विवेलेंट है, ठीक है, इतना लोन लेना था येन में। ठीक है, $2,50,000 का जो भी इक्विवेलेंट येन आएगा, ठीक है, उसमें उसको लोन लेना था, बट वो क्या कर रही है, डॉलर में लोन ले रही। तो बीटा इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे क्या कर रही है, $2,50,000 का लोन ले रही है। $2.5 लाख का लोन ले रही है।
ठीक है, और इंटरेस्ट रेट क्या लग रहा है उसको, एट द रेट ऑफ बीटा इनकॉर्पोरेशन। अगर डॉलर में लोन लेती है तो क्या इंटरेस्ट रेट है, 10%। ठीक है कि नहीं, समझ में आ गया सभी को? ओके ठीक है। अब अल्फा इनकॉर्पोरेशन और बीटा इनकॉर्पोरेशन दोनों जब करेंसी स्वैप में एंटर कर रहे हैं तो एक चीज क्या लिख के दी थी, अल्फा इनकॉर्पोरेशन को जो बीटा इनकॉर्पोरेशन के पास से कितना आ जा रहा है, जितना वो ठीक है येन में जो लोन ले रही है उसके लिए उसको 5% देना पड़ रहा है, उससे 1% ज्यादा आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो बीटा इनकॉर्पोरेशन जो है अल्फा इनकॉर्पोरेशन कितना दे रही है, 6% दे रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही, 6% दे रही है। ओके, एंड अल्फा इनकॉर्पोरेशन जो है बीटा इनकॉर्पोरेशन कितना दे रहा है, 9% दे रहा है। ठीक है, 9% दे रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज देखना, अल्फा इनकॉर्पोरेशन जो है ठीक है उसको बीटा इनकॉर्पोरेशन से कितना आ रहा है, 6% आ रहा है। ठीक है, बट किसमें आ रहा है, येन में आ रहा है। तो एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि आपने अल्फा इनकॉर्पोरेशन को क्या करा है, आपने क्या करा, पहले मार्केट से लोन लिया येन में। ठीक है, आप पूरा समझो कॉन्सेप्ट जो होता है उसको। अल्फा इनकॉर्पोरेशन क्या करा, पहले क्या करा, मार्केट से लोन लिया येन में, उसको फिर क्या करा, वो पैसा जो है क्या करा, बीटा इनकॉर्पोरेशन को दे दिया लोन के तौर पे। अब उसके ऊपर क्या हो रहा है, अल्फा इनकॉर्पोरेशन को क्या होगा, 6% बीटा इनकॉर्पोरेशन के पास से आते जाएगा, और अल्फा इनकॉर्पोरेशन जो मार्केट से लोन लिया था येन में, उसके ऊपर क्या करना है, उसको 5% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना बोलो फटाफट। अल्फा इनकॉर्पोरेशन ने सबसे पहले तो क्या करा, मार्केट से लोन लिया येन में। ठीक है, और बाद में वो पैसा क्या करा, पूरा की पूरा एज इट इज क्या करा, बीटा इनकॉर्पोरेशन को लोन के तौर पे दे दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अल्फा इनकॉर्पोरेशन को जो है, अल्फा इनकॉर्पोरेशन को जो है क्या हो रहा है, इंटरेस्ट का जो पैसा आएगा बीटा इनकॉर्पोरेशन से क्या रेट से आ रहा है, 6% से आ रहा है। ठीक है, एंड अल्फा इनकॉर्पोरेशन ने जो मार्केट से लोन लिया था येन में, उसके पास को कितना इंटरेस्ट रेट था, 5% था। तो यहाँ पे क्या उसको 1% का फायदा हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, ओके, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो 6% क्या हो रहा है, मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसको बराबर से कैसे लिखोगे वो चीज देखो, 6% रिसीव्ड फ्रॉम बीटा इनकॉर्पोरेशन, ये लिख देना 6% रिसीव्ड फ्रॉम बीटा इनकॉर्पोरेशन, या फिर ऐसा लिख दो 6% रिसीव्ड फॉर लोन प्रोवाइडेड टू बीटा इनकॉर्पोरेशन इन येन। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, डायग्राम में सब चीजें लिख के बता दे रहे हैं। ठीक है, तो फिर नीचे अलग से स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं रही। ठीक है, और यहां पे देखो क्या हो रहा है, बीटा इनकॉर्पोरेशन ने जो डॉलर में लोन लिया था, समझना, बीटा इनकॉर्पोरेशन ने जो मार्केट से डॉलर में लोन लिया था, उसने क्या करा, वो एज इट इज पूरा की पूरा लोन का पैसा क्या करा, अल्फा इनकॉर्पोरेशन को लोन के तौर पे दे दिया। ठीक है, एंड उसके ऊपर क्या हो रहा है, बीटा इनकॉर्पोरेशन को क्या हो रहा है, अल्फा इनकॉर्पोरेशन के पास इंटरेस्ट जो मिलेगा क्या रेट से मिल रहा है, 9% से मिल रहा है। समझ में आया? बीटा इनकॉर्पोरेशन ने पहले क्या करा, मार्केट से लोन ले लिया। ठीक है, $2,50,000 का लोन क्या करा उसने पहले मार्केट से ले लिया, एंड वो जो उसको पूरा $2,50,000 मिलेगा उसको क्या कर रही है, बीटा इनकॉर्पोरेशन जो अल्फा इनकॉर्पोरेशन को लोन के तौर पे दे रही है। ठीक है, उससे क्या हो रहा है, बीटा इनकॉर्पोरेशन को क्या है, इंटरेस्ट का पैसा मिलते जाएगा अल्फा इनकॉर्पोरेशन के पास। ठीक है, बीटा इनकॉर्पोरेशन को क्या होगा, अल्फा इनकॉर्पोरेशन से इंटरेस्ट का पैसा मिलते जाएगा, बट क्या रेट से, 9% इससे मिलते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखना 9% रिसीव्ड फॉर लोन प्रोवाइडेड टू अल्फा इनकॉर्पोरेशन इन डॉलर्स। ठीक है, थोड़ा खिचड़ी हो रही है तो बराबर से लिखना कि वो मिक्स वगैरह ना हो। ठीक है, अब वो तो आपके हाथ में उसको कैसे पूरा प्रेजेंट करना है, एकदम प्रॉपर बराबर से दिखे। ठीक है, अब बराबर से दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इजीली चेकर को पूरा समझ में आ जाएगा, वैसी वाली चीज। ओके, समझ में आ गया? बस अब आपकी डायग्राम बन गई ना, आपका वहां पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अल्फा इनकॉर्पोरेशन को देखो क्या हो रहा है, अल्फा इनकॉर्पोरेशन को क्या हो रहा है, 5% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ठीक है, जो उसने मार्केट से लोन लिया येन में, ठीक है, उसके ऊपर उसको 5% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ठीक है, जो उसने करेंसी स्वैप में एंटर किया बीटा इनकॉर्पोरेशन के साथ में, उसके ऊपर क्या करना है, उसको 9% का इंटरेस्ट देना है। ठीक है, जो इंटरेस्ट 9% के हिसाब से देना है, एंड जो उसने करेंसी स्वैप में एंटर किया उसमें क्या हो रहा है, उसको जो सामने वाली पार्टी बीटा इनकॉर्पोरेशन उसके पास क्या हो रहा है, 6% के हिसाब से इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो नेट में बताना कितना जा रहा है अल्फा इनकॉर्पोरेशन का, 5 + 9 - 6 कितना जा रहा है, 8% जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, इफेक्टिव कॉस्ट निकाल लेते हैं। इफेक्टिव कॉस्ट टू अल्फा इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, इज इक्वल्स टू इफेक्टिव कॉस्ट टू अल्फा इनकॉर्पोरेशन क्या रहेगा, एक तो देखो आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हो 5 + 9 - 6 यानी कितना हो जाएगा, 8%। ठीक है, एंड यहाँ पे आप क्या करोगे, इफेक्टिव कॉस्ट फाइंड करोगे, फिर किसका, बीटा इनकॉर्पोरेशन का। ठीक है, इफेक्टिव कॉस्ट टू बीटा इनकॉर्पोरेशन, स्पेस नहीं है यहाँ पे, एक सेकेंड रुको, नीचे नहीं आना चाहिए, प्रेजेंटेशन सही नहीं लगेगा। इफेक्टिव कॉस्ट टू बीटा इनकॉर्पोरेशन कितना रहेगा, देखो बीटा इनकॉर्पोरेशन का क्या हो रहा है, 10% जा रहा है। ठीक है, उसने जो डॉलर में लोन लिया है मार्केट से उसके ऊपर 10% जा रहा है,
इसके अलावा जो उसने करेंसी स्वैप में एंटर किया अल्फाइन कॉर्पोरेशन के साथ में, उसके ऊपर क्या हो रहा है, उसको 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, एंड क्या हो रहा है 9% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो नेट में कितना जा रहा है पूरा मिला के देखो, 10 + 6 - 9। ठीक है, कितना आ रहा है देखो, 10 + 6 - 9, तो 16 - 9 कितना हो गया, 7 ना 7%। ठीक है, अगर अल्फा इनकॉर्पोरेशन और बीटा इनकॉर्पोरेशन दोनों करेंसी स्वैप में एंटर नहीं करते थे, ठीक है, और जैसा उनको चाहिए था डायरेक्टली अगर वो मार्केट से वैसे ही लोन ले लेते थे, ठीक है, तो उस केस में तो क्या होता था, अल्फा इनकॉर्पोरेशन में जैसे क्या था, डॉलर में लोन लेना था, और अगर वो डायरेक्टली मार्केट से डॉलर में ही लोन लेती थी, उस केस में उसको इंटरेस्ट कितना लगता था, उस केस में उसको इंटरेस्ट कितना लगता था, 9%। ठीक है, बट अब उसको क्या लग रहा है, इंटरेस्ट का रेट कितना लग रहा है, 8% ही लग रहा है। ठीक है, 1% बच गया, समझ में आ रहा है। ठीक है, वैसे बीटा इनकॉर्पोरेशन को जो है लोन किस में चाहिए था, येन में चाहिए था, तो अगर वो डायरेक्टली मार्केट से लोन जो येन में ही लेती थी, ठीक है, करेंसी स्वैप वगैरह कुछ एंटर नहीं करती थी, तो उस केस में क्या होता था, उसको 8% इंटरेस्ट रेट लगता था। ठीक है, बट अब जो है कितना लग रहा है, 7% लग रहा है, 1% उसका भी बच गया। बात समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर, हाँ कि ना। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि सेविंग्स इन इंटरेस्ट कॉस्ट, ठीक है, यहाँ पे आप लिख के बता दो, सेविंग्स इन इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 9% माइनस 8%। ठीक है, टाइम पीरियड कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में, टाइम पीरियड क्वेश्चन में कुछ गिवन है क्या, 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना आ रहा है देखो, 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1% कितना आ रहा है, $2,500। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अल्फा इनकॉर्पोरेशन है उसका कितना इंटरेस्ट कॉस्ट बच जा रहा है करेंसी स्वैप में एंटर करने की वजह से, $2,500 का उसका क्या हो रहा है, इंटरेस्ट बच जा रहा है। ठीक है, वैसे ही देखो सेविंग्स इन इंटरेस्ट कॉस्ट जो है बीटा इनकॉर्पोरेशन कितना हो रहा है। ठीक है, तो बीटा इनकॉर्पोरेशन अगर येन में लोन लेती थी तो कितना लेना पड़ता था उसको, पूरा 3,12,50,000 येन का लोन लेना पड़ता था। ठीक है, कोई 3,12,50,000 मल्टीप्लाइड बाय क्या होता था, अगर वो डायरेक्टली जो है मार्केट से येन में लोन लेती थी तो कितना रेट रहता था, 8%, बट अभी कितना लग रहा है, 7% ही, डिफरेंस कितना है, 1% का। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1, इसका बहुत ही इश्यू आ रहा है। ठीक है, चलो ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय 1, समझ में आ गया ना सभी को, कितना हो रहा है देखो, तो 3,12,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1%। ठीक है, कितना आ रहा है ये, 3,12,500 येन। ठीक है, ये कितना आ रहा है, 3,12,500 येन। ओके, दैट इज इक्विवेलेंट टू कितने डॉलर्स, 3,12,500 डिवाइडेड बाय 125। ठीक है, क्वेश्चन में क्लियरली बोला था कि एक्सचेंज रेट जो है कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके लिए हमने वो किया, तो यहाँ पे लिख रखा है कीपिंग एक्सचेंज रेट इनवेरिएंट। ठीक है, कीपिंग एक्सचेंज रेट इनवेरिएंट। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, 1 साल बाद भी एक्सचेंज रेट में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है। तो 3,12,500 येन जो है डेट विल बी इक्विवेलेंट टू हाउ मच डॉलर्स, 3,12,500 डिवाइडेड बाय 125 कितना आ रहा है, $2,500। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो करेंसी स्वैप में एंटर करने की वजह से क्या हो रहा है, दोनों पार्टीज को फायदा हो रहा है, अल्फा इनकॉर्पोरेशन को भी और बीटा इनकॉर्पोरेशन को भी। ठीक है, अगर मैं परसेंटेज टर्म से फायदा करूं तो 1-1% का फायदा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अल्फा इनकॉर्पोरेशन का डायरेक्टली जो है मार्केट से लोन ले लेती थी डॉलर में, तो क्या इंटरेस्ट रेट लगता था 9%, बट अभी जो कितना लग रहा है 8%, 1% का फायदा हो गया। ठीक है, एंड वही अगर बीटा इनकॉर्पोरेशन डायरेक्टली जो मार्केट से लोन ले लेती थी येन में, ठीक है, तो उसको इंटरेस्ट रेट कितना लगता था 8%, बट अभी कितना लग रहा है 7%, तो क्या 1% का फायदा हो रहा है। और अगर मैं अमाउंट में बात करूं तो कितना हो रहा है, $2,500। ठीक है, कितना इंटरेस्ट कॉस्ट बच रहा है अल्फा इनकॉर्पोरेशन का, $2,500, एंड वही बीटा इनकॉर्पोरेशन का कितना इंटरेस्ट कॉस्ट बच रहा है, 3,12,500 येन, दैट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, $2,500। बात समझ में आ गई, ठीक है कि नहीं, समझ में आ गया पूरा। ओके, ये हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, या फिर देखो यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन कैसे करते थे, आप पूरा बताते थे अल्फा इनकॉर्पोरेशन को जो है इंटरेस्ट कहाँ से आ रहा है और अल्फा इनकॉर्पोरेशन का इंटरेस्ट जो कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, मैं फटाफट से तो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, अल्फा इनकॉर्पोरेशन ने जो मार्केट से लोन लिया है, ठीक है, येन में, अल्फा इनकॉर्पोरेशन जो मार्केट से लोन लिया है येन में, उसके ऊपर क्या करना है, उसको 5% से इंटरेस्ट देना है। तो पूरा मिला के बताओ कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 3,12,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना आ रहा है, 15,62,500 येन का उसको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट का पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, बट क्या हो रहा है, जो उसने करेंसी स्वैप में एंटर किया था उसकी वजह से उसको क्या हो रहा है, 6% तो आ जा रहा है। ठीक है, बीटा इनकॉर्पोरेशन के पास क्या हो रहा है, 6% आ जा रहा है, कितना आ जाएगा देखो, 3,12,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 6% मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना, 18,75,000 येन उसको आ जा रहा है। ठीक है, बट अल्फा इनकॉर्पोरेशन को, ठीक है, अल्फा इनकॉर्पोरेशन को, ठीक है, उसको क्या करना पड़ रहा है, 9% किससे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ठीक है, बीटा इनकॉर्पोरेशन जो अल्फा इनकॉर्पोरेशन डॉलर में लोन दिया था उसके पास उसको क्या करना पड़ रहा है, 9% से इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ठीक है, कितना आ जाएगा, $2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 9% मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना, $22,500 देना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो हम कैसे करेंगे, उसको पूरा क्या करें, डॉलर में कर लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ, यहाँ की है, मैं ब्लैक कलर के से लिख रहा हूँ, समझते जाना। अल्फा इनकॉर्पोरेशन ने जो लोन लिया था मार्केट से येन में, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट देना पड़ा उसको? 15,62,500 येन। हाँ की ना, ठीक है, 15,62,500 येन आया था ना, 3,12,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% मल्टीप्लाइड बाय 1, हाँ 15,62,500 येन, ठीक है। एंड अल्फा इनकॉर्पोरेशन उठा के जो पूरा की पूरा लोन का पैसा जो है क्या करा था, बीटा इनकॉर्पोरेशन को दे दिया था, ठीक है। तो उसके ऊपर जो है उसको बीटा इनकॉर्पोरेशन के पास से जो इंटरेस्ट आ रहा है, क्या रेट से आ रहा है? 6% से आ रहा है। तो कितना आया था मेरे ख्याल से 18,75,000 आया था क्या? 3,12,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 6% मल्टीप्लाइड बाय 1, हाँ 18,75,000 येन आ रहा है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया? इसके बाद देखना, इसके बाद देखना, अल्फा इनकॉर्पोरेशन को जो बीटा इनकॉर्पोरेशन के पास से डॉलर में लोन मिल रहा है, ठीक है, उसके पास को कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है? 9% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। वो कितना आया था? 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 9%, कितना आया था? $22,500, 22,500, ठीक है, $22,500। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 15,62,500 जा रहे हैं येन में और 18,75,000 येन आ रहे हैं, ठीक है। तो नेट में कितने येन आ रहे हैं? 18,75,000 माइनस 15,60,500, यानी कितना? 3,12,500 येन, ठीक है। अगर आप येन को जो डॉलर में कन्वर्ट कर ले तो 3,12,500 येन का क्या हो रहा है? इनफ्लो हो रहा है नेट में, समझ रहा है ना सभी को? ये 18,75,000 येन क्या हो रहा है? अल्फा इनकॉर्पोरेशन के पास आ रहे हैं, और 15,62,500 येन क्या हो रहा है? अल्फा इनकॉर्पोरेशन के पास से जा रहे हैं। तो नेट में कितने आ रहे हैं? 3,12,500 येन आ रहे हैं, ठीक है। नेट में कितना इनफ्लो हो रहा है? 3,12,500 येन का इनफ्लो हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं लिख के बता दूं कि नेट इनफ्लो ऑफ येन टू अल्फा इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, इज इक्वल्स टू 18,75,000 माइनस 15,62,500, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 3,12,500 येन, ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू कितने डॉलर्स? ठीक है, 3,12,500 जो है वो कितने डॉलर्स के बराबर रहेगा? 3,12,500 डिवाइड बाई 125, यानी कितना? $2,500, ठीक है। यहां पे देखो अब हम क्या कर रहे हैं, इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं अल्फा इनकॉर्पोरेशन। इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट टू अल्फा इनकॉर्पोरेशन इज इक्वल टू व्हाट? $22,500 का क्या हो रहा था? उसका आउटफ्लो हो रहा था, ठीक है। $20,500 का क्या हो रहा था? उसका आउटफ्लो हो रहा था अल्फा इनकॉर्पोरेशन का, ठीक है। एंड उसको जो नेट में इनफ्लो हो रहा था येन का, पूरा मिला कितना हो रहा है? 3,12,500 येन का, ठीक है। उसको बेच के कितने डॉलर्स जो है खरीद सकता है? $2,500 खरीद सकता है। इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट कितना आ जाएगा? $22,500 माइनस $2,500, कितना हो गया? $20,000, कितना? $20,000, ठीक है। अल्फा इनकॉर्पोरेशन को जो लोन कितने का लेना था? $2.5 लाख का लेना था, ठीक है। उसके बाद उसको क्या करना पड़ रहा है? $20,000 का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है एक साल में। यहाँ पे अगर हम परसेंटेज फाइंड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट रेट फाइंड कर रहे हैं, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट अगर हम फाइंड कर रहे हैं परसेंटेज में, कितना आ जाएगा? देखो फटाफट से देखो कितना रहेगा? 20,000 डिवाइडेड बाय कितना? 2,50,000 ये मल्टीप्लाइड बाय 100, एक ही साल का था ना इसके लिए। क्लियर? आप इसको ऐसे समझ लो ना, इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है? 20,000, प्रिंसिपल कितना था? $2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय, पता नहीं हमें इंटरेस्ट रेट, वही तो फाइंड करना है, x मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड कितना है? 1 साल। तो क्या हो जाएगा ये? तो आप अपॉन 100 लिख सकते हो, ठीक है। अगर हम क्या मान रहे हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट को x मान रहे तो क्या होगा? x अपॉन 100, ठीक है, जिससे आंसर आपका डायरेक्टली क्या हो? परसेंटेज में आ जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 2,50,000, वही हमने किया, ठीक है। ये सब कोई फॉर्मूलेज नहीं है, एकदम नॉर्मल चीजें होती है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग से ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए पूरी, ओके। 20,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, वैसे 0.08 आ रहा है डेसिमल में, परसेंटेज में कितना हो गया? 8%, ठीक है। यही तो हमारा आया था 8%, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन भी जो है बता दिया अल्फा इनकॉर्पोरेशन के लिए। वैसे आप क्या कर सकते हो? बीटा इनकॉर्पोरेशन के लिए पूरा प्रेजेंटेशन बता सकते हैं, ठीक है। वहां पे आप कैसे बताओगे कि बीटा इनकॉर्पोरेशन को जो है क्या हो रहा है? 18,75,000 येन जो है देना पड़ रहा है, ठीक है। जो उसने करेंसी स्वैप में एंटर किया था अल्फा इनकॉर्पोरेशन के साथ में, उसके लिए उसको क्या करना पड़ रहा है? 18,75,000 का जो है येन में जो है इंटरेस्ट का पैसा देना पड़ रहा है। 18,75,000 येन का जो है इंटरेस्ट का पैसा देना पड़ रहा है, ठीक है। बीटा इनकॉर्पोरेशन को जो अल्फा इनकॉर्पोरेशन में से कितना आ रहा है? $22,500 आ रहा है, ठीक है। एंड बीटा इनकॉर्पोरेशन ने जो मार्केट से लोन लिया हुआ डॉलर में, उसके ऊपर उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? देखो 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 1, कितना? $25,000 का जो इसको यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है? इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो हम कैसे फाइंड करेंगे? नेट आउटफ्लो, ठीक है, टू बीटा इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। नेट आउटफ्लो ऑफ डॉलर्स टू बीटा इनकॉर्पोरेशन इज इक्वल टू क्या रहेगा? यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो क्या हो रहा है?
बीटा इनकॉर्पोरेशन ने जो मार्केट से लोन लिया था डॉलर में, उसके ऊपर उसको $25,000 का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। एंड करेंसी स्वैप में जो उसने एंटर किया था अल्फा इनकॉर्पोरेशन के साथ में, उससे क्या हो रहा है, $22,500 का क्या हो रहा है, इंटरेस्ट का पैसा आ रहा है। नेट में कितने का आउटफ्लो हो रहा है, 25,000 माइनस 22,500, 25,000 माइनस 22,500 यानी कितना हो गया, $2,500। ठीक है, डेट विल बी इक्विवेलेंट टू हाउ मच येन्स, देखना 2,500 मल्टीप्लाइड बाय 125 कितना हो रहा है, 3,12,500 येन। ठीक है, इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट अगर हम फाइंड कर रहे हैं, इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट टू बीटा इनकॉर्पोरेशन, डेट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 18,75,000 येन का, तो उसको क्या करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट का पैसा देना ही पड़ रहा है अल्फा इनकॉर्पोरेशन को, तो ये आउटफ्लो तो वही, और साथ में कितना, ये जो 3,12,500 येन का आउटफ्लो आया था वो अलग। ठीक है, तो $2,500 जो है किसके बराबर रहेगा, 3,12,500 येन के बराबर। तो पूरा मिला के इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट कितना आ गया था उसको, 18,75,000 प्लस 3,12,500 कितना हो रहा है, 21,87,500 येन। ठीक है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना आ जाएगा, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ठीक है, यहाँ पे बीटा इनकॉर्पोरेशन को जो लोन लेना था $2,50,000 का, बट किसमें, येन में, तो $2,50,000 जो है दैट इज इक्वल टू हाउ मच येन, हमने ऑलरेडी फाइंड किया था, मेरे से 3,12,50,000 आया था, ये 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 125 वही। ठीक है, 3,12,50,000, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है परसेंटेज टर्म्स में कितना आ जाएगा, देखो 21,87,500 डिवाइडेड बाय 3,12,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ रहा है, फटाफट देखना, 21,87,500 डिवाइड बाय 312 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ रहा है, 7% आ रहा है। ठीक है, यही तो हमारा आया था यहाँ पे 7%, देखो 7%। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम ज्यादा लग रहा है पूरा ये चीज दिखाने में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी हो जा रहा है, ये ऐसे डायरेक्टली अगर आप दिखा रहे हो तो जल्दी जल्दी हो जा रहा है। ओके, ठीक है, आपकी मर्जी, आपको कैसा प्रेजेंटेशन करना है, कोई यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको या तो ऐसे ही करके आना है या फिर नीचे जो अभी मैंने बताया वैसा करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वैसा करके आ सकते। ठीक है, ज्यादा आसान वैसे यही जाएगा। ओके, उसके लिए बट डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, बट यहाँ पे भी डायग्राम बना लेते हो तो आसान जाता है। ये वाले प्रेजेंटेशन में भी क्या है, अगर जब आप डायग्राम बना लेते हो तो बहुत आसानी से चीजें हो जाती है। तो मेन कभी भी ये ध्यान ही रख लो कि स्वैप का जब भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपको डायग्राम बनाना जरूरी चाहिए, क्योंकि उससे आपको खुद को ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो डायग्राम कभी भी बना के आना, रफ में वगैरह मत करना। आपके क्या करोगे, आप प्रॉपर सोल्यूशन में डायग्राम पूरा बना के आओगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, अगर आप ऐसे देखोगे तो आईसीआई के जो भी सॉल्यूशंस है उसमें कभी भी जो डायग्राम बना के बताता नहीं है। ठीक है, पर डायग्राम बना के करोगे तो आपको खुद को भी आसानी जाएगी और कोई फर्क नहीं पड़ता चेकर को भी क्या है, बल्कि इजीली जो है उसको भी समझ में आ जाएगा। ओके, तो डायग्राम बिल्कुल एकदम बिंदास बना के ना, कोई रफ वगैरह में नहीं। ठीक है, आपके प्रॉपर सॉल्यूशन में जो आप उसको बनाओगे, ऐसा नहीं कि आप क्या करो, रफ पेज जो है आपका, ठीक है, आपके आंसर का आखिरी पेज वहां पे आप क्या करो, आपके खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए रफ में बना ले लो। ठीक है, और बार बार उसके थ्रू क्या करो, फिर सोल्यूशन लिखते जा रहे हो, वैसा नहीं, आप आपके सोल्यूशन का इसको पार्ट बनाओ। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को। ओके।